सबसे पहली चीज़ जो मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि भई लर्निंग से ही होगी अर्निंग। पहले अच्छे से सीख ले, तब जाके ही आप मार्केट में अच्छा पैसा बना पाओगे। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ मैं ऐसा समझता हूँ कि सी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस भी ओन कर रहे हो, तो आपको उसके रिगार्डिंग पहले सीखना पड़ता है। अगर आप कोई कंपनी आपको जॉब पर लेती है, तो उससे पहले आपका क्वालिफ़िकेशन देखती है, आपका एक्सपीरियंस देखती है, उससे आपको फिर वो जॉब पर लेती है। इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ़ ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ इंक्लूड की है। ऑप्शन उस हिसाब से ही ट्रेड करता है। ऑप्शन बेसिकली बनाया गया था हेज करने के लिए। अगर आपकी कोई पोज़ीशंस है, जहाँ पे आपका इक्विटी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपको लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम पर नीचे जा सकता है, तब उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसको हेज कैसे कर सकते हैं, उस डाउनसाइड को अपने लिए हेज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन आया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सीधी बात है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है। तो खरीदने और बेचने वाले के लिए प्राइस की डिस्कवरी कैसे होगी, तो वहां पे ब्लैक शोल्स मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। एक तीसरे भी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस मॉडल को बनाने के लिए मेहनत की थी, बट जब ये मॉडल डिक्लेयर हुआ तब तक वो उनके देहांत हो चुका था। तो उसके चलते ये मॉडल अभी ब्लैक शोल्स मॉडल के हिसाब से वर्क करता है। यहाँ पे एक पैरामीटर्स होते हैं जिनको फिलअप करके ऑप्शन की प्राइस की डिस्कवरी होती है। अब यहाँ पे ये है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक अपने अभी ये ब्लैक बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन आया क्या? फाइन, ओके, या सो हाँ, तो जैसा मैंने तो यहाँ पर आप समझिए कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो तब आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो, और जो ऑप्शन सेल करता है वो इंश्योरेंस कंपनी। तो एक मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि भाई आप भी जानते हो, कभी जब मैं पॉलिसी लेता हूं तो हर साल मेरा एक्सीडेंट तो होना नहीं है, तो उसकी वजह से मेरा जो प्रीमियम है वो तो वाइप आउट हो जाता है। दैट्स द कंसेप्ट, आप समझिए कि इसकी वजह से ही आप देखें तो सेबी की रिपोर्ट बता रही है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। जब आप ऑप्शन बाय करते हो तब आप एक्चुअली आप जो प्रिडिक्शन दे रहे हो, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज की उसके ऊपर या नीचे, यानी कि कॉल या पुट आप लेते हो, तब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि यहाँ से वो चीज बहुत ज्यादा एस्केलेट करेगी, यानी कि यहाँ से वो बहुत ज्यादा अप या डाउन। अगर वो चीज नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन, तो आपको फायदा नहीं। सो दैट्स ये कंसेप्ट समझने में ही लोगों को बहुत टाइम फिर नहीं पाते। ऑप्शन बाइंग, दिस इज द रीजन व्हाई ऑप्शन ट्रेडर, खास करके बाइंग करने वाले ट्रेडर लॉस करते हैं, कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपके पास से प्रीमियम लेती है तब वो उस चीज को कैलकुलेट कर ही लेती है, कोर रीजन। तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस में आप देखोगे एक सम इंश्योर्ड होता है, यहाँ पे वो स्ट्राइक प्राइस होती है। आप जो प्रीमियम देते हो वो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का आप प्रीमियम देते हो। जब आपको तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो अमाउंट देती है, यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी स्ट्राइक प्राइस से अगर आपने कॉल लिया तो ऊपर की तरफ, अगर आपने पुट लिया तो नीचे की तरफ, जितना बड़ा मूव होता है वो ऑप्शन सेलर आपको दे। तो ब्लैक शोल्स मॉडल वर्क कैसे करता है, वहां पर बहुत सारे एक पैरामीटर्स होते हैं, 5 वेरिएबल्स होते हैं। सबसे बड़ा वेरिएबल होता है वोलेटिलिटी, उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है, फिर टाइम वैल्यू होता है, और होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो ये 5 जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जरिए आपका ऑप्शन का प्राइस डिस्कवर होता है। अब आप लोग बोलोगे सर ये मॉडल से जो प्राइस डिस्कवर हुआ उसी प्राइस वरुण होना जरूरी नहीं। आप समझिए कि आज ऑप्शन से ऊपर बेचना है या नीचे बेचना है वो बायर और सेलर डिसाइड करते हैं। हाउ ऑप्शन प्राइसेस आर डिराइव्ड, उनको डेरिवेटिव्स इसलिए बोला जाता है कि उनके अंडरलाइंग एसेट के बगैर उनके प्राइस डिसाइड नहीं हो सकते, तो उनके प्राइसेस डिराइव होते हैं अंडरलाइंग एसेट से। तो कैसे मॉडल वर्क करता है, तो वहां पे 5 वेरिएबल्स होते हैं जिसको आपको चाहिए उस ऑप्शन की प्राइस डिस्कवरी के लिए। पहली है वॉलेटिलिटी, जिसे हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं, प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन, टाइम टिल द एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन, और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्राइस डिस्कवरी के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइस डिस्कवरी एक बेस होती है, उसके बाद ऑप्शन बायर और सेलर डिसाइड करते हैं कि उनको ज्यादा प्राइस देना है या कम प्राइस देना है। ज्यादातर तौर पर जो वॉलेटिलिटी है उसके चलते ऑप्शंस के प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी और कटौती होती है। तो आप देखोगे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा पार्ट होता है,
बाकी के पार्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्टैटिक होते हैं, उनमें ज़्यादा मूव नहीं आता है। बट वोलेटिलिटी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे जाके उस पार्ट को हम अच्छे से समझने वाले हैं, तो ये आपके लिए है। नाउ कम टू ग्रीक्स। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऑप्शन के प्राइस को डिस्कवर कर दिया हमने कि किस मॉडल के चलते ऑप्शन के प्राइस डिस्कवर होते हैं, बट उसके बाद वो मूव किस हिसाब से होते हैं, उसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन ग्रीक्स। जो वेदर यू आर ऑप्शन बायर और सेलर, आपके लिए ऑप्शन ग्रीक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हो तो आप ऑप्शन को कभी भी अच्छे से ट्रेड नहीं कर। सो हमें मॉडल मिला जिसके चलते हमें पता चला कि ऑप्शन के प्राइस डिस्कवर कैसे होते हैं। हमें अब पता चल रहा है कि ऑप्शन के प्राइसेस मूव किस हिसाब से। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो ग्रीक होता है वो होता है डेल्टा। डेल्टा हमें क्या बताता है? डेल्टा मेजर द चेंज इन ऑप्शन प्राइस resulting from a change in the underlying security. The value of delta ranges from 0 to 1, 0 to 1. Okay. So, सबसे पहली बात है वो हमें क्या बताता है? मेजर द चेंज इन ऑप्शंस प्राइस रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो ऑप्शंस हैं वो उनके प्राइसेस डिराइव होते हैं, यानी कि उनके जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं उनके बेसिस पर वो मूव करते हैं। तो यहाँ जब आप निफ्टी कैश होता है, निफ्टी का ऑप्शन होता है, तो निफ्टी कैश के प्राइसेस के मूव के हिसाब से वो मूव करता है। तब जो डेल्टा है, तो डेल्टा हमें क्या बताता है कि अगर निफ्टी कैश जितना मूव हुआ, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ निफ्टी कैश, निफ्टी फ्यूचर्स नहीं, निफ्टी कैश जिस हिसाब से मूव करता है, यानी कि ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो हमारे ऑप्शन के प्राइसेस में कितना चेंज होगा। तो वो हम लेवल आप मेजर कर सकते हो 0 से 1 तक का। अब वो लेवल हम कैसे पता चले कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस पर वो क्या हो। तो डीप आप देखोगे इन द मनी कॉल्स होते हैं, डीप इन द मनी, यानी कि अगर निफ्टी यार 23,500 चल रहा है तो 22,500 से लेके 22,700 तक के जो कॉल्स होते हैं, 22,700 800 तक के जो कॉल होते हैं, वो डीप इन द मनी कॉल कहलाए जाते हैं। वहां उनका डेल्टा ऑलमोस्ट नियर टू 1 होता है, यानी कि अगर निफ्टी का मूवमेंट, निफ्टी कैश का मूवमेंट 1 पॉइंट प्लस होगा या माइनस होगा, तो ऑप्शन के प्राइस उस हिसाब से 1 पॉइंट प्लस और माइनस होने चाहिए। वैसा ही हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता है कई बार कि बायर सेलर बहुत ज्यादा डिसाइसिवली प्राइस को उसको मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई अगर आप समझिए कि मेरा डेल्टा 1 है, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ चुका है, मेरा कॉल का प्राइस 100 पॉइंट अभी नहीं बढ़ा, तुरंत नहीं बढ़ता है, बट थोड़े टाइम के बाद, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से वर्क नहीं होगा, बट अगर थोड़ा टाइम ज्यादा होगा तो उस हिसाब से ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाता। दिस इज द रियलिटी। तो डेल्टा डीप इन द मनी कॉल और पुट के लिए डेल्टा 1 के करीब होता है। जैसे कि 23,500 में अगर हमने कॉल को देखा, 22,500 से 700 तक के कॉल डीप इन द मनी कहलाई जाएंगे। उसी हिसाब से अगर चॉइस 200 से लेके 500 तक का पुट जो होता है वो डीप इन द मनी कहलाया जाएगा, वहां पे डेल्टा 1 के करीब। उसके बाद जैसे जैसे जो एट द मनी आएंगे वहां पे डेल्टा हो जाएगा वो 1 से घट के सीधा 0.05 पर आ जाएगा, यानी कि 50%। तो जैसे ही डीप इन द मनी से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हमने कॉल के सेंस में बोला कि 22,500 से 700 डीप इन द मनी कहलाया जाएगा, तो 22,800 का जो डेल्टा है वो 0.80 0.70 वैसे आ जाएगा। 22,900 का उस हिसाब से थोड़ा घटता घटता हुआ आएगा, और 23,500 तक आते हुए वो 0.5 0.4 के करीब करीब हो जाएगा। यानी कि अगर आप एट द मनी का कॉल या पुट बाय करते हो तो जितना निफ्टी कैश का मूव आएगा उसका ऑलमोस्ट 40 to 50% उसके प्राइसेस में मूव आता। तो डेल्टा हमें ये बताता है कि अंडरलाइन एसेट में जितनी बढ़ोतरी होगी या कटौती होगी, यानी कि अप या डाउन मूव आएगा, उस हिसाब से ऑप्शन का प्राइस किस तरह से। तो डेल्टा बहुत देखना जरूरी है, सबसे बड़ा है, प्रोमिनेंट पार्ट है। उसके बाद आएगा हमारा, ये डेल्टा का एक एग्जांपल आपके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का प्राइस डेल्टा है 0.25, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन द मनी का जो डेल्टा है 0.80 है। अगर अंडरलाइन एसेट का 1 रुपये का प्राइस बढ़ेगा तो जो आउट ऑफ द मनी का कॉल प्राइस है वो 25 पैसा बढ़ेगा, और इन द मनी वाला जो है उसका 80 पैसा।
ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिया था, वो वही उस हिसाब से एग्जांपल है। अब आता है गामा। अब गामा क्या होता है कि गामा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, गामा हमें ये बताता है कि आज हमें पता है कि 23,500 एट द मनी है, बट जब मंगलवार के दिन मार्केट खुलेगी, उस दिन अगर 23,700 हो गया निफ्टी, तो अब वो उसका एट द मनी 23,700 हो जाएगा। तो डेल्टा जो 23,700 का कॉल का जो डेल्टा था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एट द मनी पर 0.5 होता है, उसके ऊपर जाने के बाद वो उतना डाइल्यूट होता जाता है। जैसे कि 23,700 का डेल्टा आज के दिन अगर हम देखें तो वो तकरीबन तकरीबन 0.30-35 होगा। मंगलवार के दिन मार्केट में बड़ा मूव आया और निफ्टी 23,700 तक पहुंच चुका है, तो अब 23,700 होगा एट द मनी। तो फिर अब 23,700 का डेल्टा कितना होना चाहिए एज पर द हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमने पहले बताया, उस हिसाब से 0.5 के करीब होना चाहिए, 0.40 0.5 उसके बीच में होना चाहिए। तो जो डेल्टा में 0.35 से लेके 0.5 तक का जो मूव आया, उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, वो गामा हमें बताता है। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर मैं इस तरह से समझाऊंगा आप सबको तो शायद उतना मजा नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या मेरी ये स्क्रीन वेब पेज वाली स्क्रीन आपको दिख रही है ना? हाँ, विजिबल विजिबल है। ओके ओके ओके। ये एक वेबसाइट है, थोड़ा हैंडी है इसीलिए मैंने ये खोला है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप समझिएगा प्लीज। ओके, आप यहाँ पर आप आ गए हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, यहाँ पे डेल्टा वगैरह देखने को मिल रहा है, ठीक है यार। आप यहाँ पे आपने देखा ये निफ्टी की ही ऑप्शन चेंज है, 3 अप्रैल की है। आप देखिए 23,500 में विजिबल है, यहाँ पे आपको डेल्टा कितना दिख रहा है, 0.45। पुट का माइनस होता है, कॉल का प्लस होता है। कॉल का यहाँ पे डेल्टा क्या है, 0.56। मैं कॉल में नीचे जाता हूँ, 23,700 का जो है डेल्टा वो क्या दिख रहा है आपको, 0.30। अब वो अगर हमने देखा इन केस कि अगर मंगलवार के दिन मार्केट ओपन होते हैं और उसके साथ तेजी करते हैं और निफ्टी 23,700 तक पहुंच जाता है, तो अब 23,700 का जो डेल्टा होना चाहिए मंगलवार के दिन, वो होगा 0.5 के करीब करीब, जिसका सीधा मतलब हुआ कि उसका डेल्टा 0.2 बढ़ा, यानी कि 20% बढ़ चुका है। उसको मेजर कैसे कर सकते हैं हम, गामा की मदद से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे गामा दिखाया गया है 700 के इस कॉल के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे गामा है, यहाँ पे 0.00119 बताया गया है, यानी कि अगर निफ्टी एक पॉइंट ऊपर की तरफ मूव होता है तो उसका डेल्टा इतना चेंज होगा। कि इस बार अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से, तो गामा क्या बता रहा है हमें, 0.119। अगर हम निफ्टी में 200 पॉइंट का मूव करेंगे तो अब डेल्टा क्या हो जाएगा, उसका एडिशन कितना होगा, 0.238। अभी डेल्टा क्या है, 0.3। तो अब जाके निफ्टी का डेल्टा हो जाएगा 0.538। तो गामा हमें ये बताता है कि डेल्टा के अंदर अगर निफ्टी, आपने जो कॉल या जो पुट डिसाइड किया है उसके हिसाब से अगर निफ्टी मूव करता है, उसके हिसाब से मूव नहीं भी करेगा, क्योंकि ये वाइस वर्सा काम करेगा। अगर निफ्टी 23,300 हो जाएगा तो इसका डेल्टा इसी हिसाब से कम हो जाएगा। जो स्पीड गामा का है वो स्पीड बताता है। अगर निफ्टी बढ़ा नहीं, घट गया, तो आपका डेल्टा उस हिसाब से डाउन हो जाएगा। जो हमने एडिशन किया था 0.238 का, वो हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर हमको डेल्टा मिलेगा कि उतना डेल्टा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने कॉल लिया है या पुट लिया है, अगर आपके हिसाब से मार्केट मूव करता है कि नहीं करता है, बट मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आपका डेल्टा किस हिसाब से चेंज होगा वो बताता है हमें गामा। अब गामा की मदद से हमें क्या प्रिडिक्शन मिलता है, कि हमें प्रिडिक्शन ये मिलता है कि हमारा डेल्टा कितना हो सकता है। और यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम ऑप्शन बायर होते हैं। हमारे लिए क्या होता है, सबसे बड़ा ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी क्या होता है, डेल्टा ड्रिफ्टिंग का होता है। डेल्टा ड्रिफ्ट ऐसे होते हैं कि अगर मार्केट सडनली एक स्पाइक दे देता है तो उसके चलते एज पर द गामा डेल्टा जितनी जल्दी चेंज होता है, हमारे प्राइसेस में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होती है। अभी इसका डेल्टा 0.3 है, 23,700 का डेल्टा, बट जैसे ही निफ्टी 23,100 के करीब आ जाएगा, तो सॉरी 23,600 के करीब आ जाएगा, उसका डेल्टा चेंज हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन का प्राइस भी चेंज हो जाए।
उसके अंदर उतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो अभी आप समझिए कि ये मेरा 23,700 का जो कॉल है, वो मुझे 55 रुपए के करीब-करीब मिल रहा है। जैसे ही मार्केट 23,700 के करीब आ जाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो प्राइस है, वो कम से कम 200 पॉइंट निफ्टी का मूव हुआ, तो मेरा प्राइस जो है, उसके हिसाब से 0.5 जैसे कि अगर मैंने देखा कि अगर 23,700 निफ्टी आ जाता है, तो 0.538 हो जाएगा। निफ्टी में कितना मूव हुआ? 200 पॉइंट का। मेरा प्राइस कम से कम 107 रुपया बढ़ना, उतने हिसाब से ये मेरा कैलकुलेशन हुआ। उतना हिसाब से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो मार्केट में बायर और सेलर डिसाइड करते हैं। उसके अलावा वोलेटिलिटी के चलते जो प्रीमियम में जो कटौती आती है, टाइम ऑफ एक्सपायरी के चलते जो कटौती आती है, वो आगे जाके हम उसको भी समझेंगे। तो उतना मूव होना चाहिए, पर इतना मूव होगा नहीं, क्योंकि दो और फैक्टर है, वो है वोलेटिलिटी और टाइम ऑफ एक्सपायरी, वो हमारे लिए अलग से काम करते हैं। तो ये हमें काउंट करने में हेल्प करेगा कि हमारा मूव कितना आ सकता। अब आएगा थीटा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो 5 वेरिएबल है उसमें है टाइम ऑफ एक्सपायरी कितना है, वो पार्ट करता है। जब मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, वहां पर मैंने आपको बोला था कि आप 1 साल का इंश्योरेंस लेते हो। सो आप समझिए कि जब आप 1 साल का इंश्योरेंस लेते हो, जैसे कि आपने एक कॉल लिया, तो जब आपने कॉल शुरुआत में लिया, जैसे कि जब उसकी एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, सॉरी उसका ओपनिंग हो रहा है वो स्ट्राइक प्राइस का, जैसे कि अगर हम देखें अप्रैल सीरीज का, हम शुरुआत हुई पिछले गुरुवार के दिन, तब आपने ऑप्शन को बाय किया। आपके पास उस वक्त कितने ट्रेडिंग सेशन थे? 4 ट्रेडिंग सेशन 3rd ऑफ अप्रैल के लिए। अभी आपके पास क्या हो गया, क्योंकि शुक्रवार का दिन चला गया, मंडे के दिन छुट्टी है, आपके पास बचे कितने? 3 ट्रेडिंग सेशन बचे सर। अगर मंगलवार के दिन मूव नहीं आता है, बुधवार के दिन भी मूव नहीं आता है, तो सिर्फ आपके पास 1 दिन बचेगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर दिन निफ्टी जो मूव करती है, उसकी एक रेंज होती है। आप देखिए उसके हाई लो को कंसिडर करोगे आप, तो आप उसमें क्या होता है, ये पूरा अरिथमेटिक है। हर दिन अगर 250 दिन मार्केट ओपन रहता है, हर दिन उसके हाई लो को डिफरेंस आप निकालो, फिर उसका एक मीन बनाओ, यानी कि एवरेज बनाओ। एवरेज बना के आप देखोगे तो एवरेजली है ना 60% डे मार्केट उसी रेंज के अंदर रहता है, जो उसकी एवरेज आती है उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड करता है। दिस इज द रीजन। आप समझिए कि भाई आपने 24,000 का कॉल ले लिया, गुरुवार के दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, शुक्रवार के दिन अपॉर्चुनिटी थी, मंगलवार के दिन अपॉर्चुनिटी थी, बट अब निफ्टी 23,500 का 500 ही है। 2 दिन के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा 300 पॉइंट ही मूव कर सकता है। तो आपका 24,000 का कॉल का प्राइस 24,000 के ऊपर जाने का आपका जो चांसेस है, वो क्या हो जाता है? कम। तो जिस हिसाब से टाइम कम होता जाता है, तो वो जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, उसके ऊपर या नीचे जाने के जो चांसेस है, वो कम होते जाते हैं। अब उस चांसेस को हम वैल्यू में कैसे कंसिडर करें, वो हमें थीटा बताता है। थीटा हमें ये बताता है कि अगर मार्केट में कोई मूव नहीं होता है, मार्केट में कोई मूव नहीं होता है, जो जिस दिन आपने आपका ऑप्शन का प्रीमियम पे किया, यानी कि आपने ऑप्शन बाय किया, उस दिन जो मार्केट था, अगर उससे मार्केट में कोई चेंज नहीं होता है अगले दिन या उसके आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो ऑप्शन के प्राइस में कितना कटौती होगा, क्योंकि वहां पर जैसा मैंने आपको बोला, चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। जितना दिन कम होता जाएगा, उतने आपके प्राइस के ऊपर, यानी कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाने के या नीचे जाने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो थीटा हमें ये बताता है। तो यहाँ पे हम थीटा के बारे में देखेंगे, तो सबसे ज्यादा थीटा कहाँ पे काम करता है? सबसे ज्यादा थीटा काम करता है आउट ऑफ द मनी, यानी कि अगर हम कॉल देखेंगे तो आउट ऑफ द मनी होगा। 23,800 से लेके जितने भी ऑप्शन प्राइस होंगे, वो आउट ऑफ द मनी होंगे। और पुट के लिए मेरे हिसाब से 23,200 या 23,100 के ऊपर वाले जितने भी होंगे, वो आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पे हम थीटा देख रहे हैं, 23,800 का थीटा कितना बता रहा है हमें? 7.5। 23,700 का भी ले लेते हैं, 9.5 रुपए बता रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 23,500 का 12 रुपया थीटा बता रहा है, उससे थीटा कम बता रहा है।
यहीं पे आप समझिए, यहाँ पे परसेंटेज पर देखना है। 23,500 के कॉल का थीटा 12 रुपया है, यानी कि अगर मार्केट में कुछ मूव नहीं हुआ मंगलवार के दिन तो 23,500 का जो कॉल है वो कम से कम 12 रुपया कम हो जाएगा। 12 रुपया उसके अंदर जो टाइम वैल्यू है वो उसकी कम होती जाएगी। तो थीटा एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज एक्सपायरी डेट उसका थीटा कम होता है, बट वो आगे जाके और तेजी से बढ़ेगा। अगर मंगलवार के दिन मार्केट में मूव नहीं आया तो फिर बुधवार के दिन के लिए थीटा सीधा 20 रुपया 30 रुपया हो जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, जितना टाइम बचा है, ज्यादा टाइम बचता है तब थीटा कम होता है, यानी कि ऑप्शन की शुरुआत के दिनों में थीटा कम होता है, जितना वो करीब आता है उतना थीटा बढ़ता जाता है। दूसरा चीज है, हमें परसेंटेज पर देखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 23,500 का जो कॉल है उसका 140 रुपया प्राइस है, उसका थीटा 12 रुपया है, यानी कि सिर्फ 10% है। वही चीज 23,800 के कॉल में देखें, 32 रुपया है प्राइस और उसका थीटा 7.5 रुपया, यानी कि 20% से ज्यादा है। तो जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे आप, वेदर कॉल और पुट, थीटा उतना ही ज्यादा परसेंटेज में ज्यादा हो, क्योंकि उनके लिए पॉसिबिलिटी और ज्यादा कम होती जाए। तो ऑप्शन सेलर के लिए यही चीज बहुत बड़ी होती। आपने देखा होगा स्ट्रेंगल शॉर्ट करने वाले कई लोग क्या करते हैं कि 24,000 का कॉल 23,000 का पुट बेच देते हैं। उनको ये पता है कि अगर मार्केट एक दिन भी मूव नहीं करेगा तो उनको थीटा मिलने वाला, उनको परसेंटेज टर्म पर थीटा कितना मिलेगा आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 24,000 का आप देखो प्राइस 13 रुपया चल रहा है, 13.5 रुपया प्राइस चल रहा है, 5 रुपया उसका थीटा है, यानी कि कम से कम कितना परसेंटेज हुआ, 4%, अराउंड अराउंड सॉरी 40%, 35 to 40% थीटा हुआ। वही चीज आप 30,000 के पुट में देखो, 4.5 रुपए का थीटा है, 14 रुपया चल रहा है, वहां पे 30% का प्रीमियम इरोजन होगा। तो जो ऑप्शन सेलर है वो ज्यादातर इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं कि अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो बहुत इजीली हम उस थीटा का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। और ऑप्शन सेलर इसी बात के लिए हमेशा क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि मार्केट मूव कर जाएगा। बट मैं आपको ये बात बता दूं, 250 दिन मार्केट मूव कर सॉरी ट्रेड होता है, ट्रेड के लिए ओपन होता है मार्केट। इसमें से 200 दिन मार्केट, रिमेंबर दिस फिगर, 200 दिन मार्केट एक स्पेसिफाइड रेंज में ही रहता है। अगर निफ्टी का मैं रेंज आपको बता दूं ना, तो 200 दिन निफ्टी तकरीबन 250 पॉइंट का उसका मूव होता है, उससे ज्यादा उसका मूव नहीं होता है। हाई और लो का डिफरेंस मैं बता दूं तो 250 पॉइंट से ज्यादा नहीं होता है 200 दिन। सिर्फ 50 दिन ऐसा होता है कि वो उससे ज्यादा मूव करता है, और ऑप्शन बायर के लिए वही 50 दिन है जहां उसे ट्रेड करना है। फैक्ट इज दैट ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ 50 दिन ट्रेड करने के लिए होता है, बाकी के 200 दिन ऑप्शन सेलर के लिए होता है। बट आप करते हो रिवर्स, आप क्या करते हो, 200 दिन ऑप्शन बाइंग के ट्रेड करते हो, तो फिर आपको पैसा कैसे मिलेगा। तो वो चीज, यही मैंने आपको बोला, ये मिथ जो है, ये मिथ क्यों चले थे, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी ला दी थी उन्होंने, बहुत सारे इंडेक्सेस ला दिए थे, उसके चलते लोगों को ये लगता था हर दिन मीन्स एवरीडे एक्सपायरी डे था। और हीरो जीरो का इतना बड़ा बवाल चला था, वो बहुत यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लोग चला रहे हैं कि भाई देखो हमारा 10 रुपए का कॉल 200 रुपया हो गया, 2,000 रुपया हो गया। सिर्फ ये सब चीजें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली नहीं हो रही थी, बट ये चीजें आपके साथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लाखों में एक चांस होता है। तो एज अ प्रैक्टिकलिटी आप हमारा पॉडकास्ट सिग्नल्स का हमारा पॉडकास्ट देख लीजिए, वहां पर मैंने आपको बताया कि हाँ वो चीज एज पर थियरी हो सकती है। आपका ऑप्शन का प्राइस 10 का 1,000, आपका ऑप्शन का प्राइस 10 का 100, 200, 300 हो सकता है, बट क्या उस दिन आप उसमें ट्रेड करने बैठे थे? अगर बैठे थे तो क्या आपने उस ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया, आपने उसको होल्ड कैसे किया, वो चीज भी मायने रखती है ना। और वो पैसा कमाने वाले बहुत कम होते हैं, और ज्यादातर जो फिन इन्फ्लुएंसर है जिनको आप ऑनलाइन देखते हो ना, 80% से ज्यादा लोग अपनी ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। उनको एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी आए हैं, जैसे कि वो अपना एक जीरोधा का ही सब्सिडरी कंपनी था, वो वहां पे वो लोग बोलते वेरीफाइड पीएनएल बताओ तो हम पता चले। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है सर, अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ 50 दिन मार्केट मौका देगा जहां आपको ट्रेड करना है। और वो चीज आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे वो आगे मैं आपको जरूर से सिखाने वाला हूँ। पर पहले ये चीज समझ लीजिए कि ऑप्शन के प्राइस मूव किस हिसाब से हो।
तो हमने पहला देखा डेल्टा, जहां हमें पता चला कि सर प्राइस कितना मूव होगा अंडरलाइन, यानी कि मेरा निफ्टी कैश, मेरा बैंक निफ्टी कैश कितना मूव होगा, उस हिसाब से मेरा ऑप्शन का प्राइस मूव होगा, वो हमें बताएगा। गामा हमें ये बताएगा कि अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस अभी एट द मनी है या इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है, अगर वो बदल के एट द मनी हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा या फिर आउट द मनी हो जाएगा, तो मेरा जो डेल्टा है उसमें कितना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो हमें किसकी मदद से मिलता है? गामा की मदद से जानने को मिलता है। थीटा हमें ये बताता है जैसे ही एक दिन गुजरा, मार्केट के अंदर मेरी जो पॉसिबिलिटी है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या नीचे जाने की मेरे ऑप्शन की, वो कम होती जाएगी। इसके चलते मेरे ऑप्शन के प्राइस में कितना डाउनफॉल आएगा, वो हमें थीटा बताता है। ठीक है, तो अब अभी तक का हमारा सेशन बेसिक्स पर ही चल रहा है। मैं आपके बेसिक्स इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना है, ज्यादातर ऑप्शन सेलर ये चीज समझ के बैठते हैं और इस हिसाब से ऑप्शन के प्राइस को ड्राइव करते हैं, जिसके चलते ऑप्शन बायर के लिए ये सब पैसा कमाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जो पैरामीटर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो उस हिसाब से वो कैलकुलेट, अभी तो इतना ज्यादा फास्ट कंप्यूटिंग आ चुका है, आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में देखोगे ना, तो उनका मॉडल बैक ऑफ द माइंड मीन्स बैक ऑफ द प्रोसेस, उनका मॉडल वर्क करता होता है कि इस मॉडल के हिसाब से कितना प्राइस होना चाहिए। अगर मार्केट में उससे ज्यादा प्राइस है तो वो ऑप्शन सेल कर देते हैं, कम प्राइस है तो ऑप्शन बाय कर देते हैं। तो इतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और इतना ज्यादा अल्गो ट्रेडिंग हो चुका है सर, एक मैन्युअल रिटेल ऑप्शन बायर के लिए इसके बीच में पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ऑप्शन सेलर इतना हावी हो चुका है, आप समझिए आईआईटी से पढ़े हुए लड़के लोगों, बड़ी जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं या हेज फंड कंपनीज होती है, उनको रिक्रूट करते हैं। ये सारे जो मैंने आपको वेरिएबल्स बताए, उनको ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला में डाल के, कंप्यूटिंग में, कोडिंग में डाल के उसकी मदद से ट्रेडिंग करने के लिए। तो इन सब के बीच अगर आपको पैसा कमाना है, आप पैसा कमा सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते हो, पर स्टिक टू द की प्रिंसिपल्स, की फंडामेंटल्स। अगर आप उसके आगे पीछे गए या उसको क्रॉस किया, जो बाउंड्री बनाई है फंडामेंटल्स की या फिर ट्रेडिंग की, उसको आपने क्रॉस किया, तो आप पैसा नहीं कमा। दिस इज द सिंपल रीजन। अब चौथा हम पैरामीटर देखते हैं, वेगा। वेगा का मतलब क्या है? वो वॉलेटिलिटी बताता है। तो देखिए, ये जो है ना, वेगा जो है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट है ऑप्शन के प्रीमियम का, खास करके एट द मनी जो ऑप्शन प्रीमियम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पार्ट वेगा का होता है। वेगा हमें ये बताता है कि मार्केट की एक वॉलेटिलिटी है, जैसा मैंने आपको बताया, हाई और लो का डिफरेंस, वो मार्केट के लिए वॉलेटिलिटी कहलाता है। तो हाई और लो का जो एक डिफरेंस है, उसके हिसाब से वेगा डिसाइड होता है कि भाई वेगा क्या है। आप देखोगे वेगा में आपको, तो यहाँ पे मुझे 23,500 का जो मेरा वेगा है, वो मेरा जो पुट का वेगा है वो पॉजिटिव में होगा मेरा, क्योंकि थीटा सब में माइनस होता है, डेल्टा पुट के लिए नेगेटिव और कॉल के लिए पॉजिटिव बताता है, वो सिग्नल मीन्स उसको साइन है। वेगा आप देखोगे तो वेगा हमें क्या बताता है कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, यानी कि एक दिन के अंदर निफ्टी में 200-300 पॉइंट का जितना मूव होता है, उस मूव के अंदर अगर मैं देखूं, अगर उस मूव के अंदर 200-300 पॉइंट का जो मेरा मूव होता है, उसके अंदर वेगा यानी वॉलेटिलिटी का कितना पार्ट। तो जो ऑप्शन सेलर होता है, जो जो हमने पहले भी देखा कि जो ब्लैक शोल्स मॉडल होता है, उसमें आईवी यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्लूडेड होती है, यानी कि जब उसका प्रीमियम डिसाइड होता है, तब वो लोग एक एक्सट्रीम कंडीशन, मार्केट का एवरेज जो होता है, हाई लो डिफरेंस होता है, उसको कंसीडर कर देते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर निफ्टी, उन्होंने देखा कि पिछले 100 हफ्तों के अंदर निफ्टी ने एवरेजली 500 पॉइंट ऊपर या नीचे से ज्यादा का मूव नहीं दिया है, तो फिर वो अपने प्रीमियम में उस हिसाब से उसको इंक्लूड कर देते हैं। उसका वैल्यू कैसे लाना है, वो वेगा की मदद से हम वैल्यू लाते हैं। तो यहाँ पे वेगा के बारे में हमने ये समझा है कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो परसेंटेज में आती है, पर उसको प्राइस में कैसे मीन्स उसको कन्वर्ट करना है, वो वेगा की मदद से मिलता है। वेगा हमें क्या बताता है?
वेगा हमें ये बताता है कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसके अंदर चेंज हुआ तो ऑप्शन का प्राइस कितना बदल जाएगा। यहाँ पे हमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मैंने जो आपको बोला कि जब आप एक हफ्ते का एक्सपायरी है निफ्टी का, तो पिछले 100 हफ्तों में निफ्टी का हाई और लो का डिफरेंस क्या हुआ, उसका एक एवरेज आपने निकाला, आपको पता चला निफ्टी इतने से ज्यादा ऊपर या नीचे जाता नहीं, तो वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बनी मेरी। उसकी मदद से मैंने वो फॉर्मूला बहुत हैंडी है, मेरी एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बन गई। यहाँ पे जब आईवी बताई जाती है तब ज्यादातर तौर पर आईवी पूरे साल की बताते हैं, एक हफ्ते की नहीं होती। यहाँ पे जो आईवी आज आप देख रहे हो वो बताती है कि एक साल के अंदर निफ्टी 10% से ज्यादा अप या डाउन हो सकता है। पर जैसे मैंने बोला अभी इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है, इतना ज्यादा आप देखो कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है, वो एक हफ्ते के अंदर भी कितना मूव होता है उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो वेगा हमें ये बता रहा है कि अगर वो रेंज चेंज हो गई, अभी एक हफ्ते का निफ्टी का रेंज है 500 पॉइंट, यानी कि एक हफ्ते के अंदर निफ्टी, यानी कि 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर निफ्टी 23,500 है अगर, तो वो 24,000 जा सकता है या 30,000 जा सकता है। बट कोई बड़ा इवेंट हुआ, कोई बड़े इवेंट आते रहते हैं जैसे कि फेड का पॉलिसी है, हमारा पॉलिसी है, हमारा बजट है, या कोई भी बड़े इवेंट आते हैं, तब आप ज्यादातर दौर पर देखोगे कि भाई आईवी बढ़ गई है, सॉरी, आप उस वक्त आप बोलोगे कि विक्स बढ़ गया है, इंडिया विक्स बढ़ गया, इंडिया विक्स बढ़ गया। तो वहां पे क्या होता है कि ऑप्शन सेलर जो होता है ना, उसका एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब निफ्टी का रेंज चेंज हो जाएगा, अब बैंक निफ्टी का रेंज चेंज हो जाएगा, तो उसके चलते अब मैं यहाँ से ज्यादा जो वॉलेटिलिटी है उसका प्रीमियम आप ऑप्शन बाहर से, तो यहाँ पे आईवी अगर 975 है, आप देखोगे निफ्टी का एट द मनी 23,500 का, वेगा हमें ये बताता है कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% से ज्यादा बढ़ती है, तो ऑप्शन के प्रीमियम में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि अगर 975 का अगर वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 975 का बढ़ के 1075 हो जाता है, तो ऑप्शन के प्राइस में 12 रुपए का बढ़ोतरी वो कॉल और पुट में एक हिसाब से ही होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है, निफ्टी का रेंज एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपेक्टेड रेंज यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अगर निफ्टी का एक्सपेक्टेड रेंज बढ़ता है तो आपका बीटा बढ़ेगा, कि एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से आपका ऑप्शन के प्राइस में आपका जो वेगा का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। तो आप एक बात समझ के चलिए कि भी ऑप्शन प्राइस में एट द मनी में 50% ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का होता है और बाकी का 50% उसका थीटा होता है। यहाँ पे मैंने क्या बात किया, एट द मनी में, एट द मनी में जो 50% कंट्रीब्यूशन थीटा का होता है, यानी कि उसका एक्सपायरी का होता है, जो टाइम ऑफ एक्सपायरी होता है, और 50% इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का। तो जो एट द मनी प्राइसेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा आप देखोगे, अगर मार्केट में मूव नहीं आता, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम हो जाती, रेंज जैसे मैंने बोला वोलेटिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो ऑप्शन के प्राइस में उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन जो है वेगा का वो कम भी हो जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 975 से 875 हो जाती है, तो ऑप्शन का प्रीमियम उस हिसाब से कम भी हो जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि एट द मनी के जो प्राइसेस होते हैं वो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होते हैं, क्योंकि उसमें 50% थीटा होता है, 50% आईवी का वैल्यू होता है, कि अगर मार्केट 2 दिन मूव नहीं किया तो उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां से मिलता, और ऑप्शन बायर के लिए वो चीज नेगेटिव। तो वेगा हमें बताता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में चेंज होने की वजह से ऑप्शन के प्राइसेस में कितना ज्यादा बढ़ोतरी हो सकता है। अभी एट द मनी में, एट द मनी जो कॉल है या पुट है, उसके अंदर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से उसका ऑप्शन का जो पार्ट है वॉलेटिलिटी का वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट जो जो उसका प्रीमियम का पार्ट है, थीटा का पार्ट है, यानी कि टाइम ऑफ एक्सपायरी का पार्ट है, और वॉलेटिलिटी का जो पार्ट, उस वॉलेटिलिटी के पार्ट में कितनी बढ़ोतरी होगी अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है।
ऑप्शन के प्राइस में जो वॉलेटिलिटी का पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर उसके प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है या कटौती हो सकती है, वो हम वेगा की मदद से जान सकते हैं। अब इन द मनी में आप जितने जाओगे ना, तो ये सारे पैरामीटर्स जो थीटा है, जो वेगा है, वो जो गामा है, वो मैटर करते नहीं। इन द मनी में क्या होता है, ज्यादातर प्राइस, क्योंकि डेल्टा 1 के करीब होता है, यहाँ पे आप 22,800 का डेल्टा देख लीजिए, कॉल का 1 के करीब है। यहाँ पे आप 24,200 का डेल्टा देख लीजिए, 1 के करीब है। जब डेल्टा 1 के करीब होता है, तब सारे ये पैरामीटर्स काम करते नहीं। तब मार्केट सीधा मूव कैसे करता है, जिस हिसाब से निफ्टी कैश में या बैंक निफ्टी कैश में 1 पॉइंट का मूव होगा, उतना ही मूव अप और डाउन का इस हिसाब से डेल्टा के हिसाब से मूव हो। अगर निफ्टी 23,500 से 23,600 होती है, तो 22,800 का कॉल 100 पॉइंट ही बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर डेल्टा 1 के करीब। उसी हिसाब से 23,500 से अगर 23,400 हो जाती है, तो 24,200 का कॉल उतना ही बढ़ेगा, अपपुट उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा 1 के करीब। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, वो मायने रखते हैं एट द मनी, उसके करीब करीब के, और आउट ऑफ द मनी कॉल पुट के लिए मायने रखते हैं। अब वहां आप बोलोगे सर, देखिए दो चीज से आप ट्रेड कर सकते हो। हर चीज क्या है, आप इन द मनी के कॉल या पुट में ही ट्रेड करें, उसमें आपको क्या मिलेगा, निफ्टी का जितना मूव आएगा उतना आपको मिल जाएगा। आपको ये सारे ग्रीक्स देखने की जरूरत, आप एट द मनी या आउट ऑफ द मनी कॉल में जाओगे, तो ये सब चीज देख के कैलकुलेट करके जब आप पोजीशन बनाओगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे की बेनिफिट का डिफरेंस क्या है, वो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का। जैसा मैंने आपको बताया कि 22,800 का मैं कॉल लेता हूँ, मुझे 100 रुपया बढ़ेगा। 22,800 का कॉल मुझे अभी मिल रहा है 750 रुपए के करीब करीब। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, मुझे 100 पॉइंट मिल रहा है, 750 से मैं डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, मुझे मूव मिलेगा अपने प्राइस में 13% का। अभी मैं 23,500 का कॉल लेता हूँ, जहां पर मुझे कितने पर पड़ रहा है, वो 140 रुपए पर पड़ रहा है। तो डेल्टा 0.5 है, तो यानी कि अगर 100 पॉइंट मूव करेगा, मेरा डेल्टा के हिसाब से 50 पॉइंट मूव होना चाहिए। अगर मैं थीटा का थोड़ा काट देता हूँ 12 रुपया, तो 38 रुपया मुझे मिलना चाहिए। अब 38 को मैं 140 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा मल्टीप्लाई बाय 27% का प्रॉफिट। तो आप इन द मनी करोगे कॉल या पुट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम होगा। आपका प्रेडिक्शन अगर सही है, तो आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम मिलेगा। बट अगर आपने एट द मनी लिया और आपका प्रेडिक्शन सही निकला, तो आपका प्रॉफिट कंपेयर टू इन द मनी ज्यादा है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी चीज चूज करना चाहते हैं। अगर आप इन द मनी कॉल या पुट लेते हो, आपका प्रॉफिट कम होगा। इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट कितना मिलता है, वो इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर, ये वाले एडवाइजर ने दिया मुझे कॉल, वहां पर मुझे तो तुरंत 50 पॉइंट मिल गए। अरे सर, बैंक निफ्टी का उसने इन द मनी कॉल दिया है, बैंक निफ्टी 51,700 के करीब चल रहा है, 52,000 के करीब चल रहा है, और 50,000 का कॉल देगा आपको, 50,500 का कॉल देगा। तो उसमें 100 पॉइंट का मूव आना, तो इट्स बट ऑब्वियस चीज। तो देखिए, ये चीजें बहुत सारे एडवाइजर होते हैं जो इस लैक ऑफ नॉलेज का आपका इस्तेमाल करके आपको बोलता है ना, एंटाइज करते हैं कि सर ये आपको मिल गया, आपको 100 पॉइंट मिल गया। बट आप ये भी तो देखो कि वो कब मिला है, मेरे इन द मनी में मिला है, आउट ऑफ द मनी में मिला है, या फिर एट द मनी में मिला है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर लोग उस चीजों को कंसिडर नहीं करते हैं, और जिसके चलते वो उनकी, आप बोले तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलत कुछ बोल रहे हैं, बट वो लोग क्लियरली नहीं बता रहे कि आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मैंने ये चीज बताई। अब आते हैं विक्स पर। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या हमें बताता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स, Varun, sorry. Can you turn off your video?
आई थिंक आपके तरफ कनेक्टिविटी थोड़ी वीक है वहां पे, तो व्हेन योर वीडियो वाज स्विच्ड ऑफ तब ऑडियो वाज वेरी क्लियर. ओके सॉरी. ओके सॉरी गाइस. तो यहाँ पे हम विक्स को समझते हैं पहले, ठीक है. और जैसे आप विक्स को समझोगे ना, आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, ठीक है. तो विक्स क्या बता, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये बताता है कि जो नियर जो है नेक्स्ट 30 डेज का जो ऑप्शन का प्रीमियम है, उसको कंसिडर करके उसकी एक वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट में जो ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो प्रीवियस डेटा को कंसिडर करता है, जबकि विक्स जो है वो लेटेस्ट में ऑप्शन बायर और सेलर क्या प्राइस दे रहे हैं उसके बेसिस पर कंसिडर होता है. तो विक्स हमें ज्यादा क्लियरिटी देता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. तो विक्स एक बेसिक विक्स होता है. विक्स का मतलब एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी तो है ही, जो मार्केट में अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर निकाली है. बट ऑप्शन बायर और सेलर अगर ज्यादा प्रीमियम देने लगते हैं, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर ज्यादा प्रीमियम डिमांड करने लगता है, तो ये हमें बताता है विक्स कि भाई अब मार्केट में जो ऑप्शन बायर सेलर का एक्सपेक्टेशन है वॉलेटिलिटी का, वो बढ़ चुका है. तो विक्स की मदद से हमें एक्चुअल प्राइस में कितना वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आ रहा है वो हमें पता चलता है. के चलते हमें ये पता चलता है कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने पर एक्सक्यूज मी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने पर जो एट द मनी और आउट द मनी के ऑप्शन के प्राइजेस में, जैसा मैंने आपको बताया था, दो एलिमेंट होते हैं प्राइजेस में. एक थीटा का यानी कि टाइम वैल्यू होता है, और दूसरा होता है वॉलेटिलिटी का वैल्यू. उसमें बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है. विक्स हमने बहुत सारी बार देखा, जब हमारा बजट आने वाला था, जब हमारा आप देखोगे रिजल्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला था, तब विक्स तकरीबन 20-22 तक पहुंच चुका था. यानी कि जो वॉलेटिलिटी का पार्ट है प्रीमियम के प्राइसेस में, एट द मनी और आउट द मनी, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, एट द मनी और आउट द मनी के जो प्रीमियम के प्राइसेस हैं, उसके अंदर टाइम वैल्यू के अलावा अलावा हमें वॉलेटिलिटी का जो वैल्यू मिलता है वो बढ़ चुका है. ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा मांग रहा है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बड़ी वॉलेटिलिटी. तो विक्स जब बढ़ता है तब हमें पता चलता है कि ऑप्शन सेलर ज्यादा प्रीमियम ले रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है. वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, हाई और लो का डिफरेंस, उसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं. तो वो विक्स की मदद से हमें पता चलता है कि ऑप्शन के प्राइसेस में जो जैसे मैंने वेगा के बारे में बोला, उसी हिसाब से हमें विक्स के ओवरऑल आइडिया मिलता है कि आने वाले 30 दिनों के अंदर जो ऑप्शन सेलर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट के साथ. तो जितना ज्यादा विक्स, उतना ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और जितना ज्यादा विक्स, उतना ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है. वहां आपको पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो करंट विक्स है, आप इंडिया विक्स देख रहे हो, यहाँ पे 13 के करीब चल रहा है. अगर वो 20 हो जाएगा तो जो ऑप्शन एट द मनी वाला है, यानी कि विक्स कितना परसेंट बढ़ा, 13 से 20 हो गया, तो विक्स ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो वो 55% बढ़ चुका है, 55% बढ़ चुका है. तो हमारा एट द मनी में हमने क्या बोला था कि 50% वॉलेटिलिटी का प्रीमियम होता है, यानी कि 140 में 70 रुपीज तो हमें वॉलेटिलिटी के देने पड़ते हैं. तो उसके प्रीमियम में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, 60% बढ़ोतरी हो जाएगी. यानी कि ये जो पूरा प्रीमियम एट द मनी का है, जो 140 के अराउंड चल रहा है, वो बढ़ के 200 से ऊपर 250 रुपया हो जाएगा. तो आपके पास से ऑलरेडी जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो ज्यादा प्रीमियम ले रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक्सीडेंट होने वाला है. तो फिर आपको बेनिफिट कैसे होगा. तो जितनी ज्यादा विक्स बढ़ेगी, उतना आपको नेगेटिव, आपको वहां पे पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा. अब यहाँ पे आपको समझना है कि विक्स अभी 13 के करीब चल रहा है. अभी आपने कॉल या पुट लिया और विक्स बढ़ के 15 हो गया, तो उससे अभी आपको बेनिफिट हो सकता है. क्यों?
क्योंकि ऑप्शन के प्राइस में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेंज होने के कारण वेगा बढ़ेगा, यानी कि वोलेटिलिटी का प्रीमियम बढ़ेगा, तो आपके ऑप्शन के प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आएगा। बट अगर वो ही 15 का विक्स होने के बाद आप ऑप्शन बाय करने जाते हो, तब आपके लिए क्या होगा? आपके लिए वो चीज नेगेटिवली काम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप ज्यादा प्रीमियम दे रहे हो वोलेटिलिटी। तो जब विक्स नीचे की तरफ होती है, ज्यादातर विक्स 10 के करीब 10 से नीचे बहुत ज्यादा देर तक रहती नहीं है, तो 10 बहुत कम विक्स का मतलब होता है। और ज्यादा से ज्यादा 20 से ऊपर का विक्स बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा मौका तब होता है जब वो बढ़ विक्स जब बढ़ जाती है, तब वो जब ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेलर के लिए, तब उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी कब होती है? जब विक्स लो हो और आपने जब बाय किया हो ऑप्शन को, और विक्स फिर उसके बाद बढ़े, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। तो विक्स हमें रियल टाइम डेटा के बेसिस पर आइडिया देता है कि जो ट्रेड हो रहे हैं ऑप्शन, उसके बेसिस पर वोलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आईवी की कंपैरेटिवली विक्स में हमें ज्यादा आइडिया मिलता है कि वोलेटिलिटी का कंट्रीब्यूशन कितना है ऑप्शन प्राइस। अब ये चीज तो आपने सीख ली कि भाई ऑप्शन के प्राइसेस मूव कैसे करेंगे। अब आपको समझना है ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने से पहले आपको कुछ, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, खास करके अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, आपका पैसा नहीं बनने वाला है। स्ट्रेटजी आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करके देगी, बट आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। जो आपने जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, आपका पैसा नहीं बनने वाला। और जो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है, वो रिस्क मैनेजमेंट ही है। रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन जीरो सम गेम है, यानी कि मेरा प्रॉफिट तभी होगा जब आपका लॉस हो। अगर आपका लॉस हुआ, तो उसका मतलब ये है कि किसी और का प्रॉफिट, आपके ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए से जीरो हो गया, तो जिसने ऑप्शन सेल किया है उसको वो 100 रुपया मिल जाए। तो ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम। एक का नुकसान दूसरे के लिए फायदा बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप इक्विटी वाला कल्चर नहीं कर सकते हो। इक्विटी में जब आप बाय करते हो, रिमेंबर वन थिंग क्लियरली, इक्विटी में जब आप बाय करते हो, तब आप कंपनी की एसेट और लायबिलिटी परचेज करते हो। तो वहां पर आप ओनरशिप लेते हो, और उस ओनरशिप के चलते आपको कंपनी अच्छा करेगी तो बेनिफिट और लॉस, अच्छा करेगी तो बेनिफिट होगा, बुरा करेगी तो लॉस होगा। बट जब आप ऑप्शन लेते हो, तब आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो। अगर विद इन दैट मीन्स विद इन दैट टाइम फ्रेम, स्पेक्यूलेटेड टाइम फ्रेम, अगर वो चीज नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो पूरा वाइप आउट हो जाए। तो ये इक्विटी की तरह ट्रेड नहीं हो सकता है। ऑप्शन इज लाइक इंश्योरेंस। एक बार प्रीमियम दिया, अगर चीज नहीं हुई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो पूरा प्रीमियम वाइप आउट हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का वो बेनिफिट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस चूज की ऑप्शन बाइंग के चलते, उसके ऊपर या नीचे अगर मूव नहीं आया, तो जो प्रीमियम आपने ऑप्शन का दिया है, वो ऑप्शन सेलर का बेनिफिट हो जाएगा, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज प्लीज आप समझिए ऑप्शन बायर के लिए, कि रिस्क उसमें बहुत ज्यादा है, और वो चीज नहीं समझ पाते, उसके चलते ही ऑप्शन बायर ज्यादातर लॉस करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, और अगर आपने वो चीज नहीं अच्छे से फॉलो की अपने ट्रेडिंग में, तो आप जरूर से लॉस करोगे। और हकीकत यही है कि 90% ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं ना, वो रिस्क मैनेजमेंट के नॉलेज और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपनी ट्रेडिंग में, उसकी वजह से कर। सो रिस्क मैनेजमेंट के सिर्फ 3 सिंपल रूल्स हैं। आप कोई भी ट्रेड लो, उसमें अपनी कैपिटल का 10 या 20% से ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं है। अगर आपने ऑप्शन के लिए 1 लाख रुपया आप लेके आए, ऑप्शन के लिए आपने निफ्टी का कॉल लिया या फिर पुट लिया या कुछ भी लिया, तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम अमाउंट 20,000 से ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए एनी हाउ। मैं तो आइडियली 10% बोलता हूँ,
बट अगर आप बहुत कम कैपिटल लेके आते हो, कई बार क्या होता है लोग 20-25 हजार रुपया लेके आते हैं, तो उनके लिए वो 10% का फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि अब बिकॉज ऑफ ऑप्शन का जो लॉट साइज है वो बढ़ चुका है, उसके कारण प्रीमियम ज्यादा हो चुके हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि आपके पास बहुत कम 10%, बहुत ऐसे कम ट्रेड आते हैं जहाँ पे आप 10% के रूल को फॉलो कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे मैंने 20% दिया है ज्यादा से ज्यादा, अगर आप कम कैपिटल के साथ आते हो तो अगर आप अच्छी खासी कैपिटल के साथ आते हो तो 10% से ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। अगर आप कम कैपिटल के साथ आते हो तो 20% से ज्यादा किसी भी एक ट्रेड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर। दूसरा चीज, ट्रेड ढूंढने के साथ आपको एसएल पहले ही आपको पता होना चाहिए। जब आपने ट्रेड आइडेंटिफाई किया तो आपको पता है कि भाई निफ्टी इतना मूव कर सकता है, तो निफ्टी अगर इतना मूव नहीं करेगा तो मेरा एसएल क्या होना चाहिए, ये बात पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए। और उस एसएल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उस एसएल को आपको स्ट्रिक्टली यानी कि सिस्टम में डालना है। बहुत ज्यादा तो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं एसएल आएगा, मैंने एसएल आइडेंटिफाई कर लिया, उसके नीचे जाएगा, मैं बेच दूंगा। नहीं होता है सर। बहुत ही कम, लाखों में एक बंदा होता है जो ऐसा कर पाता है ना। क्या होता है कि वो उसकी भी कर जाता है, उसका बायस होता है कि नहीं मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा, मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा, उसके चलते वो फिर पूरा प्रीमियम चला जाता है और उसका लॉस हो जाता है। कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई करो, आपका टारगेट और एसएल फिक्स होना चाहिए। टारगेट फिक्स मत करो तो चलेगा, बट एसएल तो फिक्स होनी चाहिए और एसएल को सिस्टम में डालना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर चलेगा नहीं। तीसरा चीज है, अपने एसएल को ट्रेल करो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने कोई एक ऑप्शन बाय किया 100 रुपए पर, आपका टारगेट था 150 रुपया, एसएल था 80 रुपया। अभी ऑप्शन का प्राइस 120 रुपया हो चुका है। तो आपको करना क्या है, आपके एसएल को ट्रेल करके आपको जितना आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ा है उतना या उससे 50% तक का आपको एसएल ट्रेल कर देना है। यानी कि अगर आपके ऑप्शन का प्राइस 100 से 120 हुआ, यानी कि 20 रुपया बढ़ा है, तो आपका एसएल जो है वो अब 80 से 100 के ऊपर आ जाना चाहिए। ये हमारा क्या है, एक कहते हैं ना बैकअप प्लान है। वो अपना जेनजी बोलते हैं ना कि बैकअप नहीं है क्या, उसी हिसाब से ये बैकअप प्लान है। अगर हमारा ट्रेड रिवर्स हो जाता है, किसी भी कारण की वजह से उतना डिजायरेबल मूव नहीं आता है, तो हमारा एसएल हिट ना हो जाए, हमारा लॉस ना हो, हमारी कैपिटल प्रोटेक्ट, हमारा जो गेन है वो प्रोटेक्ट। तो ट्रेल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, आप इतने अच्छे टाइम पर हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा अब जो ब्रोकर्स हैं वो ट्रेलिंग एसएल का अपना फीचर अपनी ऐप में दे रहे हैं। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया है कि आपको सिस्टम में डालना है। सिर्फ आपको टिक कर देना है कि अगर मेरा ऑप्शन का प्राइस 5 रुपया बढ़ा तो मेरा ऑप्शन का जो एसएल है वो भी 5 रुपया बढ़ना चाहिए। ट्रेड डालते वक्त ही वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो अब तो इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं ब्रोकर्स अपनी ऐप में, तो उसका प्लीज बेनिफिट उठाओ। एसएल डालो, ट्रेलिंग एसएल डालो और ट्रेड करो। फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपका ट्रेड उस हिसाब से काम करेगा। तो मैं फिर से आपको एम्फेसिस करूंगा कि प्लीज आप रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करें। जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करने की वजह से ही कर रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं किया, प्लीज मैं आपको बोलूंगा ये रूल्स आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा भी दो रूल्स मैं आपको बोलता हूँ। रूल नंबर 4 ये है, किसी भी इंडेक्स में अगर आपका एसएल हिट हो गया तो दोबारा उसमें ट्रेड नहीं करना। दिन के लिए वहां पे दोबारा उसमें ट्रेड करना नहीं। अगर मैंने निफ्टी का कॉल लिया और उसमें मेरा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रहा, मेरा ट्रेलिंग एसएल या मेरा एसएल हिट हो गया, फिर दोबारा उस दिन उसमें ट्रेड करना नहीं, उस इंडेक्स में ही ट्रेड नहीं करना। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है जब ऑप्शन ट्रेडर, खास करके बाइंग वाले ऑप्शन ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं, उसके पीछे की वजह है रिवेंज ट्रेडिंग। मेरा एसएल हिट हो गया, मैं इससे अब पैसा कमाऊंगा, वहां से फिर से पैसा कमाऊंगा, मैं फिर से उसमें ट्रेड करूंगा। बिकॉज ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग आप ओवर ट्रेड कर जाते हो और आपकी कैपिटल को रिस्क में डालते हो। तो ये चौथा रूल मैंने बनाया है कि अगर मेरा एसएल हिट हो गया, चाहे वो ट्रेलिंग एसएल हो या मेरा खुद का जो ओरिजिनल एसएल हो,
उसके बाद उस इंडेक्स में कॉल भी नहीं लेना है, पुट भी नहीं लेना है, मुझे कुछ करना नहीं, उस दिन के लिए कुछ नहीं करना। पांचवी बात, ओवरनाइट, ज्यादातर तौर पर तो मैं बोलता हूँ ओवरनाइट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरनाइट मूव नहीं आता है तो फिर तुरंत ही आपका थीटा बढ़ता है और उसकी वजह से आपके ऑप्शन के प्राइस में दिन की शुरुआत में ही कटौती आ जाती है। तो ओवरनाइट नहीं करना है। बट अगर आप ओवरनाइट करना भी चाहते हो ना, तो आपकी सभी टोटल पोजीशन जो है वो आपकी कैपिटल की 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 5 रूल है आपको फॉलो करना है थ्रू आउट योर ऑप्शन जर्नी, ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी। अगर आप ये 5 रूल ना अपनी आने वाले 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अच्छे से इंप्लीमेंट भी करोगे ना, आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो, उसमें आपका प्रॉफिट बनाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये दीज आर द सिंपल रूल्स। रूल्स बहुत सिंपल है, उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी और 20% स्किल। ट्रेडिंग ना दिमाग, 80% आपकी साइकोलॉजी होती है। अगर आपने रिस्क, ये रूल मैंने इसलिए बनाया है, ऐसे बनाया है ना, उसको इस हिसाब से वेव कर लिया है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। जो ये रूल मैंने आपको बोले ना, वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए बने। तो ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी और 20% स्किल। जो 20% स्किल जो मैं बोलता रहता हूँ ना, वो होते हैं अपने स्ट्रेटजीज, कैसे आप मूवमेंट को फाइंड आउट करते हैं। वो आपको, वो 20% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप मार्केट को जितना ऑब्जर्व करोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। आपको वो चीज शायद यूट्यूब में कहाँ पर वीडियो देख कर भी मिल जाएगा। बट रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, वो आपको बनाना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा। मैं एक फिटनेस टेस्ट भी देता हूँ मेरे सारे क्लाइंट्स को। जिसको भी ऑप्शन ट्रेड करना है ना, तो पहले आप ये डिसाइड करो, एक एक्सरसाइज चूज करो, फिर वो वॉकिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, या रनिंग हो, या फिर जिम हो, या फिर कोई भी चीज हो। हर दिन एक फिक्स टाइम पर, फिक्स टाइम के लिए, यानी कि अगर सुबह मैंने 7 बजे उठा, 8 बजे उठा, तो हर रोज सुबह 8 बजे आधे घंटे के लिए ये एक्सरसाइज मैं करूंगा। तो अगर अगर आप पूरे 1 महीने के 25 दिन के अंदर वो चीज उसी टाइम पर, उतने ही टाइम के लिए अगर आप कंटिन्यूअसली कर पाते हो ना, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आओ। तब आप एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अगर दूसरे महीने उसी हिसाब से आप फॉलो करते रहते हो, तो 2 लॉट करो, फिर तीसरे महीने 3 लॉट करो। इसी देखिए, यहाँ पे 2 चीज है। एक चीज, इससे आपकी हेल्थ बनती है, और ये चीज आप माने, ये प्रूवन रिकॉर्ड है, ये प्रूवन मेडिकल रिसर्च है। जितना आप एक्सरसाइज करते हो उतना आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होता है, उतना आपके, क्योंकि जितना बॉडी फिटनेस में ज्यादा अच्छी होती है, आपकी साइकोलॉजी भी उतनी ही अच्छी होती है। तो इससे 2 चीज अचीव होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस अचीव होती है, और फिजिकल फिटनेस के थ्रू आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। और तीसरा चीज, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, क्योंकि आप हर दिन उठ के वही टाइम पर उतने ही टाइम के लिए करते हो, तो फिर आप ना एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो जाते हो। डिसिप्लिन ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बोरिंग पर्सनालिटी होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बोर नहीं हो जाते, जितनी जल्दी किक नहीं मिलता उनको। वो ज्यादा किक की फिराक में नहीं होते कि मेरे को किक नहीं मिल रहा, किक नहीं, वो किक नहीं चाहते। वो चाहते हैं मेरे रूल्स जो हैं उसके अंदर ही मैं ट्रेड करूंगा, उसके उस रूल्स को तोड़ूंगा नहीं। तो ये चीज आपको समझ, अगर ये चीज आप आने वाले टाइम पर इम्प्लीमेंट करते हो, ये जो फिटनेस का है उसके जरिए आप अपने अंदर जो इम्प्लीमेंट करोगे ना, आप देखोगे आपने, आपकी फिटनेस जिस हिसाब से इंप्रूव होगी ना, आपकी साइकोलॉजी भी उस हिसाब से उतनी ही तेजी से अच्छे से। तो प्लीज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। ये चीज, दूसरा जो मैंने डिसिप्लिन लाया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जो मैंने रूल नंबर 5 बोला था, वो उसके ऊपर ही था। रिवेंज ट्रेडिंग। आपको रिवेंज ट्रेडिंग क्यों छोड़नी चाहिए, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आपको दूसरा चीज क्या है, साइकोलॉजी का, डिसिप्लिन का क्या है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें क्या है कि भाई, आज के दिन अगर मैंने ट्रेड नहीं किया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट कब होता है? ज्यादातर तौर पर आप देखोगी ना, जब विक्स ज्यादा बड़ा होता है, तब क्या होता है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन चलता है कि मार्केट में मूव होगा, ये होगा। उस दिन आपको बहुत फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। पास्ट में आप कई लोगों के पीएनएल देखते हो, आपको लगेगा यार ये मौका गया। अब
मार्केट में उतना पैसा कमाने को नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ के चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बने 150 साल हो गया, आने वाले 150 साल तक वो रहेगा। आपका वजूद रहे ना रहे, आपकी कैपिटल रहे ना रहे, शेयर मार्केट वहां है और रहेगा। मैं तो उसके आगे जाके बोलता हूँ, जब तक मानव सभ्यता जीवित है तब तक शेयर मार्केट रहेगा। आप देख लो यार, कोविड के वक्त स्टॉक मार्केट को चालू रखा था, कोविड के वक्त एसेंशियल सर्विसेज में उसको इंक्लूड किया था। आप देख लो वॉर जोन वाले कई कंट्रीज के अंदर, आप रशिया देख लो, यूक्रेन देख लो, कोई कहीं पर भी देख लो, वहां पर शेयर मार्केट चालू रहते हैं सर। तो जब तक ह्यूमैनिटी जिंदा है तब तक स्टॉक मार्केट जिंदा है, तब तक आपके लिए पैसा बनाने का मौका है। ये सोचो ही मत कि मेरा कोई मिस हो गया मेरा, तो फोमो के चक्कर में पड़ो ही मत। हर दिन मार्केट में पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है तो। ये बात ज्यादा पकड़िएगा मेरी, रिस्क मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है तो। ग्रीड और फियर, अभी ग्रीड और फियर को आपको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज मैंने आइडेंटिफाई की है। आपको एक दिन का प्रॉफिट और लॉस का एक फिगर बना देना है, यानी कि आज के दिन का मैं 10,000 रुपया प्रॉफिट या 5,000 रुपया लॉस, वो मुझे फिगर बना देना है। दोनों में से जो चीज पहले आती है मुझे मेरा स्क्रीन बंद कर देना। अगर मेरा 10,000 का प्रॉफिट आया, पूरा स्क्वायर ऑफ करा, मैंने स्क्रीन बंद कर दिया, अब मुझे कोई ट्रेड नहीं देखना है। अब मार्केट का कुछ भी हो, ऊपर नीचे कितना भी हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरा 5,000 लॉस हो गया तो भी मुझे बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि आप पहले ही देख लो, पहला पॉइंट है रिवर्स ट्रेडिंग। उस 5,000 के लॉस को कवर करने के चक्कर में और ओवर ट्रेड करोगे और लॉस बढ़ा। ये जो आपको डिसिप्लिन करना है अपने आप को, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप करना है, उसमें आपको रिवेंज ट्रेडिंग को रोकना है, आपको फोमो को रोकना है, आपको ग्रीड और फियर को रोकना है। इन तीनों चीजों को इंक्लूड करने वाला जो फॉर्मूला मैंने बनाया है वो है पर डे प्रॉफिट और लॉस की लिमिट। उस कोई भी एक लिमिट ट्रिगर हो जाए उसके बाद स्क्रीन बंद कर देनी। लोग बोलते रहते हो सर ये डिसिप्लिन कैसे बनेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक फेमस रोमन पोइट थे बहुत पुराने, जुवेनाइल, उनका एक बहुत एक अच्छा कोड है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इनसाइड अ हेल्दी बॉडी। ये चीज आप उसको स्टिकर लगा के अपनी स्क्रीन के बाजू में रख दो, ये बहुत जरूरी है। अब तीसरा जो चीज है, जो तीन मैंने आपको प्रिंसिपल्स बोले थे, किसी भी ऑप्शन बाइंग ट्रेडर के लिए 3 प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करना, उसको एक सिंपल फॉर्मूला के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब होता है हम, क्योंकि ये 80% साइकोलॉजी तो हो गया मेरा विद द रिस्क मैनेजमेंट ऑल दिस, अब 20% स्किल, सर वो कहाँ से ढूंढ के लाओ? ये स्किल वाला पार्ट यहाँ पर है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, आपको सिर्फ बेसिक सुना फंडामेंटल बता के छोड़ने वाले नहीं है हम, आपको स्ट्रेटजीज देंगे जिसकी बदौलत आप अच्छे से ट्रेड आइडेंटिफाई करके अपने खुद से ट्रेड ले सकते। जैसा मैंने आपको बताया था, ये बहुत एंड वाला पार्ट है, बस यही देखना चाहते थे कि एंड तक कितने लोग रह पाते हैं। जो लोग एंड तक रह पाएंगे, क्योंकि अमृत तो आपको पहले करना, समुद्र मंथन करना पड़ता है फिर अमृत मिलता है। मैं जानता हूँ ज्यादातर जो भी लोग आए हैं उनको यही इंटरेस्ट है कि स्ट्रेटजी मिल जाए, सर स्ट्रेटजी मिल जाए, अमृत आपको आखिर में मिलेगा। आप समझे? तो ये अमृत आपको अब मिलने वाला है। जो लोग बैठे हैं, आई होप वो लोग अच्छे से समझ गए हो, बेसिक्स फंडामेंटल समझ गए हो, उसके बाद ये वाली चीज पर आना है। तो पहली चीज है कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही हम देखेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट का जो ग्रीन और रेड जो है और कैंडल कैसे बनता है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि जब ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस नीचे हो तो रेड कैंडल बनता है, जब ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस अप हो तब ग्रीन कैंडल बनता है। यहाँ पे आप बेसिक चीज समझिए, प्रीवियस डे के क्लोज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेड और ग्रीन कैंडल बनती है उस दिन के ओपन प्राइस से ऊपर या नीचे क्लोज देने पर। कैंडलस्टिक चार्ट हम इसलिए भी चूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादातर हैंडी है। हर कोई हालांकि आपके सबके ब्रोकर अब बहुत ज्यादा अच्छे दूसरे टूल्स भी देते हैं, दूसरे चार्ट पैटर्न्स भी देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कैंडलस्टिक चार्ट अच्छा है जहाँ आपको आइडेंटिफाई करने में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है।
शॉर्टर टाइम फ्रेम में चीज आपके प्रेजेंटेशन में नहीं है, बट मैं आपको बोलूंगा, आप आइडिया आप नोट डाउन कर दीजिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम में 3 चीजें मार्केट को ड्राइव करती हैं। पहली चीज होती है लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ग्लोबली भी, क्योंकि हमारा मार्केट ग्लोबली बहुत इंटर कनेक्टेड है, तो ग्लोबल लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो है। ग्लोबल लिक्विडिटी हम उस हिसाब से देख सकते हैं कि भाई ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो कैसी पॉलिसीज अपना रही हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, तो वो लिक्विडिटी ईज होने वाली बात हुई। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो पियर्स हैं वो हमसे कितना ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये वाला चीज क्यों मायने रखता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखोगे तो लास्ट सितंबर हम पीक कर गए, हमारा मार्केट पीक कर गया, उसके बाद तुरंत मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आने लगी और बहुत मार्केट डाउन मूव जाने लग गया। तो क्यों हुआ था उस वक्त? उस वक्त इसलिए हुआ था कि चाइनीज मार्केट में वहां की जो सेंट्रल बैंक है उसने बड़ा पैकेज अनाउंस किया, जिसके चलते चाइनीज मार्केट में खास करके उसका जो प्रॉफिट वो बड़ी तेजी से बढ़ा। तो अब हमारा पीयर हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, हमारा सीधा कंपटीशन चाइना से है, हम समझ। तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, खास करके जो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, वो लोग क्या होता है बहुत ज्यादा जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। तो उसके चलते इंडिया का जो लिक्विडिटी का जो है, फॉरेन लिक्विडिटी का है, वो पोर्शन वीक हो गया। तो लिक्विडिटी में 2 चीज होती है, एक होती है फॉरेन लिक्विडिटी, एक होती है हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी। डोमेस्टिक लिक्विडिटी में 2 चीज होती है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या सीन है वो चीज है, और दूसरा चीज रिटेल की लिक्विडिटी होती है। तो हमने उस वक्त देखा था रिटेल की लिक्विडिटी बहुत अच्छी थी, रिटेल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फॉरेन लिक्विडिटी वीक हो चुकी थी, जिसके चलते मार्केट में डाउनफॉल आया। अब मार्केट में अप मूव कब आता है, ये पूरा आप मैं समझा रहा हूँ। मार्केट में अप मूव तब आएगा जब दोनों ही जो हम बोलेंगे फसल है वो पूरी तरह से काम करेंगे। ज्यादातर फॉरेन लिक्विडिटी, अगर फॉरेन लिक्विडिटी मार्केट में नेगेटिव है तो मार्केट एक नीचे की रेंज में कंसोलिडेट होगा या फिर डाउन होएगा। फॉरेन लिक्विडिटी पॉजिटिव है तो मार्केट एक सर्टेन लेवल पर टिकेगा या फिर उससे ऊपर की तरफ जाने का मूव करेगा। रिसेंटली आप एग्जांपल देख लो, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एफआई ने बाय किया तो हमारा मार्केट, खास करके निफ्टी आप देखो 22,500 से 23,700 तक आ चुका। तो इंडियन इक्विटी मार्केट का रियलिटी ये है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको सपोर्ट डोमेस्टिक लिक्विडिटी देती है, क्योंकि फॉरेन लिक्विडिटी नेगेटिव होती है उसकी वजह से मार्केट डाउन जाता है, और सपोर्ट उसको डोमेस्टिक लिक्विडिटी देती है। मार्केट को अप जाना है तो फॉरेन लिक्विडिटी ही बड़ा पार्ट है। तो जब तक एफआई प्लस होगा मार्केट में खरीदने आएगा, मार्केट में तेजी आएगी। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए लिक्विडिटी का सिनेरियो समझना जरूरी है। लिक्विडिटी का सिनेरियो समझने के लिए हमें 2 चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। पहली है ग्लोबली इंटरेस्ट रेट का साइकिल क्या है। अगर ग्लोबल सभी बड़ी बैंक से ज्यादातर 5 जो नेशन है उनका आपको ज्यादा फॉलो करना है। सबसे पहला यूएस, क्योंकि ग्लोबली उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, उसके बाद की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद आता है जापान, जापान, और ब्रिटिश मीन्स यानी कि इंग्लैंड, और पांचवा आता है चाइना। तो ग्लोबली 5 जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं जहां जो इतनी बड़ी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, उन सभी बैंक्स का क्या सीन है इंटरेस्ट रेट का, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि चाइना हमारा पीयर है, तो वहां की सेंट्रल बैंक अगर रेट बढ़ाती है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, घटाती तो हमारे लिए नेगेटिव होगा। बाकी के मार्केट में अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करती है तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, हमारे पीयर्स, फॉरेन लिक्विडिटी में दूसरा बड़ा पार्ट होता है हमारे पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पीयर्स में सबसे बड़ा पीयर हमारा चाइना है, उसके बाद फिर यूएस और यूके मार्केट्स है। अगर वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमारा मार्केट फिर फॉरेन लिक्विडिटी वहां पर हमारी नेगेटिव हो सकती है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जैसा मैंने बोला कि एक एलिमेंट होता है लिक्विडिटी का जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है मार्केट के मूवमेंट को। दूसरा होता है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट, क्योंकि देखिए हम ग्लोबली देखते हैं तो क्या होता है कि ग्लोबली अगर चाइना, क्योंकि चाइना सबसे बड़ी, सॉरी, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर उसमें कोई
बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया उसके स्टॉक मार्केट में और बड़ी नेगेटिव न्यूज आएगी उसकी इकोनॉमी के चलते, तो उसका एक वेव इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी है और उसके चलते हमारे मार्केट भी अप और डाउन हो सकते हैं। यहाँ पे के अलाइन है, हम बोलते हैं ना कि भाई को रिलेशन। ये को रिलेशन क्या होता है कि इकोनॉमी डिपेंडेंट होता है। अगर लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इकोनॉमी वीक करेगी तो यूएस का मार्केट डाउन होगा, तो उसके चलते हमारे मार्केट पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। तीसरा होता है मेरे हिसाब से एफआई की पोजीशंस होती हैं मार्केट में, खास करके एफ एंड ओ मार्केट में उनकी पोजीशन क्या है वो भी मायने रखता है, क्योंकि वो हमें इंडिकेट करता है कि वो मार्केट के रिलेटेड उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये तीन चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती है और ज्यादातर जब मैं हर दिन का मेरा वीडियो बनाता हूँ तो इन सब चीजों को इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज आप तीन चीजें नोट डाउन कर लीजिए, उसके ऊपर अपना रिसर्च आप बढ़ाने की कोशिश करिए। जो पॉइंट्स मैंने बोले उसको आप उसको उसके ऊपर आपकी जो रीडिंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अब हमें मार्केट को ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना, चार्ट के जरिए। यहाँ पे मैंने आपको थियोरी बताई, जो 3 पॉइंट मैंने बताए, लिक्विडिटी, सेंटिमेंट और एफ एंड पोजीशन, वो मैंने आपको थियोरिकल बेसिस पर बताया। यहाँ पे चार्ट का कोई रोल ही नहीं। बट अगर चार्ट के जरिए मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको चार्ट के जरिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई, तो ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ के चलिए कि अगर मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड है और उसके बीच अगर आप कॉल की पोजीशन बनाने के बारे में सोचोगे तो आपको फायदा नहीं होना है। आप देयर आर हायर चांसेस कि आप वहां पर लॉस करोगे। अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है और आप पुट लेने की कोशिश करोगे तो आप हायर चांसेस कि आपका लॉस होगा। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ हायर चांसेस, क्योंकि यहाँ हम सब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर निफ्टी डाउन जा रहा है आप कॉल लोगे तो आपको लॉस ही होगा। अगर कोई सेंसिबल बंदा है, नॉलेजेबल बंदा है, जो मार्केट में बैठा है, एक्सपीरियंस है और मार्केट को अच्छे से समझ चुका है, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि ये जानता है कि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बट हायर प्रोबेबिलिटी यानी कि हायर चीज चांसेस कितने हैं ये चीज होने के या नहीं होने के, वो हम बता सकते हैं। वो हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी ऑब्जर्वेशन से, हमारी स्किल से, हमारी रिसर्च से, हमारी नॉलेज से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट में हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें फाइंड करना है कि भाई ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, वंस अगेन मैं बता दूं, ये एक वेबसाइट है investing.com, हैंडी है इसलिए यूज किया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर अब आप देखोगे मेरा चार्ट विजिबल है ना जी? Yeah, visible. देखिए, हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बोला है आपको, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर हाई लोअर, यानी कि जब ट्रेंड अपवर्ड होता है तब आप देखोगे, यहाँ पे हम दो सिनेरियो ले लेते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट का और अपवर्ड मूवमेंट का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जनवरी के एंड के वक्त मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी से। वहां उस दिन आपने देखा था कि मार्केट ने हाई क्या लगाया, 23,135 के अराउंड हाई लगाया था 28 तारीख को। वो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आप जहां निफ्टी देख रहे हो वहां आपको ओ यानी कि ओपन, एच फॉर हाई, एल फॉर लो, सी फॉर क्लोज बताएगा। अगर आप दूसरे दिन देखोगे तो निफ्टी का लो क्या है, निफ्टी का लो है 22,975 और 28 तारीख का क्लोज क्या है 22,950 के करीब, यानी कि हायर हाई, यानी कि प्रीवियस डे क्लोज जो क्लोज है उसके नीचे मार्केट नहीं जाता, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे मार्केट नहीं जाता है। यानी कि मैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलूंगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट मैच मत कीजिए, बट उस लेवल पर कि 20-25 पॉइंट निफ्टी में अभी क्या है, उतना बड़ा निफ्टी 23,000 के करीब चल रहा है, तो वो तो ऑब्वियस चीज होती है। तो आप देखोगे कंटिन्यूस 5 डेज तक आपने देखा निफ्टी ने हायर हाई हायर लो लगा, यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई या क्लोज है उसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा। अगर 2 से 3 कैंडल उस हिसाब से बन रही है तो आपको ये समझना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड
ओके, लोअर लो वाला ट्रेंड यहाँ पे आप हम फिर से यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आप देखो 17 मार्च के दिन, उसके बाद 18 मार्च से मार्केट ने ट्रेंड अपवर्ड स्टार्ट किया। 18 मार्च का जो हाई है वो बता रहा है 22,850 के करीब, वही 19 मार्च का जो लो है वो 22,800 के करीब है, और सॉरी क्लोज 22,835 के करीब था। 18 तारीख का हाई 850 के करीब था। 19 तारीख का हमारा जो लो है वो 22,800 के करीब है, यानी कि जो मार्केट का हाई और क्लोज था उसके बहुत करीब से ही 19 तारीख को मार्केट चेंज हो गया। 20 तारीख के दिन हम देख रहे हैं, सॉरी 19 तारीख का हाई आया है हमारा 22,940, यानी कि 950 के करीब करीब। आप 20 तारीख का मार्केट का लो देख लीजिए 22,975 के करीब। ये ट्रेंड अपवर्ड चलता ही गया, 24 तारीख तक चला। अब 25 तारीख से हम देख रहे हैं मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो वहां पर ट्रेंड अब फिनिश हो गया, अब कंसोलिडेट हो गया। अब यहाँ पे डाउनवर्ड के हम 2-3 एग्जांपल दे लेते हैं। सबसे पहला जब हमारा नया साल शुरू हुआ 3 जनवरी के दिन मार्केट ने लो लगाया 23,975 के करीब। दूसरे दिन मार्केट का हाई क्या है 24,090, क्लोज क्या था 3 तारीख को 24,000, लो क्या था 975, यानी कि लो से बहुत करीब ही मार्केट क्लोज हुआ। दूसरे दिन मार्केट ने हाई 24,090 के करीब लगाया बट वापस मुड़ गया। फिर आप देखो ट्रेंड कंटिन्यूअसली आपने देखा नीचे की तरफ ही, यानी कि किसी भी दिन के हाई को क्रॉस करके मार्केट सस्टेन नहीं रहे। दूसरी बार ये चीज कब हुई, फेब की शुरुआत में बजट के खत्म होने के बाद 5 फेब को हमने देखा निफ्टी ने हाई लगाया, लो लगाया 23,680, यानी कि 23,675 के करीब। उसी के करीब मार्केट ने क्लोज दी 23,700 के करीब। दूसरे दिन निफ्टी का हाई, यानी कि 6 फरवरी को निफ्टी का हाई जो है वो 23,775 के करीब। कहने का मतलब ये है 50 से 100 पॉइंट का रेंज डिफरेंस मीन्स वहां से मूव हो सकता है, बट मार्केट सबसे पहला साइन क्या है ट्रेंड फाइंड करने का, मार्केट अपने लो के करीब या हाई के करीब क्लोज आता है। दूसरे दिन मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोज या हाई के करीब अपना लो दूसरे दिन चूज करता है, और मीन्स वहां से लो से वो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और दूसरे दिन भी मार्केट अपने हाई के करीब बंधा। तो ये 2 कैंडल की मदद से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। फिर से मैं बोल देता हूँ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, जब आपको जो प्रीवियस डे का जो क्लोज या हाई है, दूसरे दिन मार्केट नेक्स्ट डे मार्केट उसकी क्लोज या हाई के करीब से वापस मुड़ जाता है, यानी कि लो उसका प्रीवियस डे के हाई या क्लोज के करीब होता है और उसके ऊपर जाके हाई के करीब क्लोज देता है, तो ट्रेंड बन जाएगा आपका अपवर्ड। लो कब बनेगा, प्रीवियस डे के लो और क्लोज के करीब नेक्स्ट डे मार्केट हाई लगाता है और क्लोज डे लो के करीब आता है, तो उस 2 कैंडल की मदद से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ट्रेंड नीचे की तरफ। ट्रेंड की मदद से आपको पता चल जाएगा आपको कॉल लेना है या राइट, तो वो चीज आपको पता चल गई मुझे ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब कंसोलिडेशन वाले जो फेज आते हैं आपने यहाँ पे देखा होगा, कंसोलिडेशन वाले जो फेज आए ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज आया, ये जो फेज आया या ये वाला जो फेज है कंसोलिडेशन वाला फेज था, तो इस फेज में हमें ट्रेड नहीं करना है। ये फेज किसके लिए है, ऑप्शन सेलर के लिए है। ऑप्शन सेलर के लिए ये परफेक्ट फेज है, वहां पर वो पैसा बनाएगा। हमने देखा कितनी सारी कैंडल है, तकरीबन 10 ट्रेडिंग सेशन है और हमें अप मूव कितना मिला, 5 ट्रेडिंग सेशन का। कंसोलिडेट होता है जब मार्केट, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनी है, आप देख सकते हो। के लिए पैसा कब बनेगा, जब मार्केट कंसोलिडेशन से मूव करना स्टार्ट करे तब पैसा बनेगा। यहाँ हमने देखा कि मार्केट का कंसोलिडेशन यहाँ पर आया, अभी हम क्या फेज देख रहे हैं, कंसोलिडेशन का फेज देख रहे हैं। मार्केट में एक चीज मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन बता दूं, मार्केट कम से कम 3 ट्रेडिंग सेशन और ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट होता है, एक फिक्स रेंज में रहता है। उसके बाद वाला दिन एक बड़ा मूव आता आता और आता ही
है। आप देखोगे कोई न्यूज आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, आप कुछ भी देखो, एवरेजली 5 ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद तुरंत ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चार्ट पर कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना। कंसोलिडेशन ऑप्शन सेलर के लिए है, उस वक्त आपको ट्रेड नहीं करना। उस वक्त आप ट्रेड करोगे तो आपके हायर चांसेस है आपका लॉस ही होगा। ट्रेंड जब आए तब आपको लेना है। मैंने आपको 2 पैटर्न आपको यहाँ पर मैंने दी है, जिसकी मदद से आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओगे। 2 जो है पैटर्न, उसमें पहली जो पैटर्न है वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का पैटर्न है। उसको हम अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हो, अगर आप इंट्राडे में वो पैटर्न करना चाहते हो तो आपको 15 मिनट का चार्ट लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप उसको जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई ओवरनाइट कर सकते हो या थोड़ा पोजिशनल लेना चाहते हो, तो आप अगर आप लंबा ट्रेंड लेना चाहते हो, यानी कि 500 पॉइंट निफ्टी लेना चाहते हो, तो डे टाइम फ्रेम चूज करो। अगर आप 200 पॉइंट लेना चाहते हो, 200 से 250 पॉइंट लेना चाहते हो, तो अवर्ली टाइम फ्रेम चूज करो। अगर आप 100 पॉइंट लेना चाहते हो निफ्टी में, तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करो। बैंक निफ्टी के लिए सेम चीज है। अगर आप 2000 पॉइंट लेना चाहते हो बैंक निफ्टी में, तो डे टाइम फ्रेम चूज करो। अगर आप 1000 पॉइंट लेना चाहते हो तो अवर्ली टाइम फ्रेम चूज करो। आप इंट्राडे में करना चाहते हो, 250 पॉइंट लेना चाहते हो, 250 से 300 पॉइंट लेना चाहते हो, तो फिर आप 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट में मेरा कंसोलिडेशन का फेज जो है वो थोड़ा लंबा चलेगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आपको ये बात समझनी है, ऑप्शन सिर्फ 50 दिन का खेल है। सिर्फ 50 दिन आपको मिलेंगे जहां पे आपको ट्रेड करना है। उसके पहले आप ट्रेड करोगे, आपको पैसा मिलना नहीं। तो अभी आप देखोगे, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट होता है तब मार्केट कितना फास्ट मूव होता है। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। Varun, हाँ बोलिए। already I think we are 20 minutes over. I would say maybe we बस अभी open it for अभी questions. 5-10 मिनट का ही है, 5-10 मिनट का है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी में 15 मिनट का चूज किया है। यहाँ पे मुझे देखो ये आइडेंटिफाई हुआ कंसोलिडेशन। तो ज्यादा जूम कर देता हूँ। ये कंसोलिडेशन मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरा एक कैंडल बना निफ्टी का, उसमें मुझे कितना पॉइंट मिलेगा, 70 पॉइंट्स। आप देख लो, निफ्टी का हाई और लो देखोगे, उसमें ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का गेन। तो ये जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, यानी कि मुझे यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि 23,200 के ऊपर, यहाँ पे हाई क्या था, सबसे बड़ा हाई 23,212 था। मार्केट उसके ऊपर मूव करने लग गया है और उसके ऊपर 2 मिनट से ज्यादा सस्टेन करे, तो मैं फिर क्या करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से मुझे 50 से 100 पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मार्केट ओपन के साथ ही हो चुके थे, उसके बाद भी अगर आपने ट्रेड किया है तो आपको 50-75 पॉइंट आसानी से मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, अभी मैं सीधा आपको बता दूं, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हम अब कब होगा वो देखने। देखिए निफ्टी का फिर से एक रेंज बना है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, सिर्फ 1 पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, बाय और सेल दोनों का पॉइंट मिलेगा। लेकिन निफ्टी का ये रेंज है, इस रेंज की अपर मूवमेंट है 23,640 के करीब और लोअर लेवल है 23,440 के करीब। अगर निफ्टी दोनों में से एक पॉइंट को तोड़ने के बाद 5 मिनट से ज्यादा सस्टेन करेगा, तो वहां से हमें कम से कम 100 पॉइंट का मूव बहुत फास्ट मिलेगा। तो प्लीज नोट डाउन, हमारी कंसोलिडेशन थियरी के हिसाब से 15 मिनट के चार्ट पर जब कभी भी निफ्टी 23,640 या 23,440 तोड़ने के बाद 5 मिनट से ज्यादा सस्टेन करेगा, तो वहां पर हमें 100 पॉइंट का मूव मिलेगा। ये कंसोलिडेशन थियरी इस हिसाब से काम करती है। मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए, जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा उसके बाद, जैसा मैंने बोला कि 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन मार्केट कंसोलिडेट होता है, उसके बाद एक मूव बड़ा नीचे या ऊपर, वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं आपको, वो आपको चार्ट देख के ही पता चलेगा, बड़ा मूव आपको मिले। तो
ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का है। दूसरा है आरएसआई का। अभी आपको ये देखना है, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज, जब हम ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं तब टारगेट और एसएल दोनों ही उसके साथ हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, जो 15 मिनट के चार्ट पर हमें कम से कम निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट मिलनी चाहिए। एसएल हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा कंसोलिडेशन, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा ज्यादा है, नीचे की तरफ है, तो एसएल हमारा उसी हिसाब से 50 पॉइंट का होना चाहिए। कम से कम 50 पॉइंट अगर नीचे निफ्टी जाता है और वहां पर 5 मिनट से ज्यादा सस्टेन करता है तो हमें ऑप्शन से निकल जाना है। यहाँ पर टिपिकली जब हम एडवाइजर आपको टिप देते हैं तब आपको प्राइस देते हैं एसएल के तौर पर अगर आपको अच्छे ट्रेडर बनना है तो प्राइस को फॉलो मत कीजिए, ट्रेंड को, कैंडल को फॉलो कीजिए। अगर कैंडल उसके नीचे सस्टेन रहती है, यहाँ पे मैंने ज्यादातर जोर दिया है सस्टेन होने पर, अगर कैंडल सस्टेन होती है तो फिर आप उसमें एग्जिट कीजिए। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई 23,640 के क्रॉस होने पर, तो 23,600 जो होगा वो मेरा एसएल होगा। 23,600 के नीचे अगर निफ्टी 5 मिनट से ज्यादा रहता है तो मैं अपने ऑप्शंस में निकल जाऊं। ओके, वेदर अगर मूव नहीं आया, कोई डिजायरेबल मार्केट एक फिक्स रेंज में ही रहा, तो भी मुझे उसमें निकल जाना है क्योंकि मैंने इंट्राडे के लिए पोजीशन बनाई। तो अगर आप अच्छा ट्रेडर क्या करता है कि मार्केट को व्यू करता है, क्योंकि निफ्टी जो कैश है उससे ही ऑप्शन के प्राइस डिराइव होने वाला है, तो हमें उसके चार्ट को देखना, कैश के चार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएल हमें लेवल सस्टेन करता है कि नहीं उसके ऊपर लाना है, ना कि ऑप्शन के प्राइस के ऊपर। ये चीज आप प्लीज आइडेंटिफाई कीजिएगा। और कितने टाइम फ्रेम मूव आ जाना चाहिए, अगर विद इन 2 आवर वो मूव नहीं आता है तो हमें ऑप्शन में से निकल जाना। ठीक है, अब आता है आरएसआई वाला। देखिए आरएसआई वाला पैटर्न बहुत बहुत टाइम फ्रेम, उसमें बहुत ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, बट मार्केट मौका जरूर से देता है। वहां पे हमने आरएसआई में क्या बोला है, हायर लेवल 80 है, लोअर लेवल 20 है, वो आरएसआई हमें डाल देनी है। यहाँ पे आपको आरएसआई दिख ही रही है, देखिए आप देख रहे हैं। जब जब मार्केट 80 के ऊपर जाएगा तो वो ओवरबॉट हो गया है, मार्केट वहां पर ओवरबॉट कंडीशन पर है। अब मैंने जो आपको बोला वो आप डे टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, ओवरली टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, जिस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन बनानी है। ठीक है, जब कभी वो 80 से नीचे की तरफ आएगा, रिमेंबर 80 पर ट्रेड नहीं करना है, 80 पर पुट नहीं लेना है। जब आरएसआई 80 बता रही है तो वो बता रही है मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में है, मार्केट करेक्ट करेगा, बट तब हमें नहीं करना है ट्रेड। बट जब रिवर्स में, जब नीचे की तरफ वो 50 के नीचे सस्टेन हो, यानी कि 50 के नीचे वो आ जाए, तब आपको पुट लेना है। और आप देखोगे विद इन 2 आवर आपको वहां पर पुट का प्राइस को एप्रिसिएशन मिल जाएगा। सेम थिंग आपको देखना है जब आरएसआई 20 को टच कराए, यानी कि 20 को टच करने के बाद जब ऊपर की तरफ मूव करे आरएसआई, और वहां पर आप देखोगे कि 50 के ऊपर जाती है आरएसआई। और रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए आप यहाँ पर, एक मैं आरएसआई वाला एक रीजन, आप सबको लगेगा सर बहुत सिंपल है, यहाँ पर तो कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। देखिए चीजें जितनी सिंपल होती है उतनी ही ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजी सिंपल ही दूंगा, इफेक्टिव दूंगा, और 10 ट्रेड में से कम 5 से 6 ट्रेड आपके इसमें पॉजिटिव जाएंगे और वहां पर आपका पैसा बनेगा। यहाँ पे आरएसआई देख लीजिए, यहाँ पे कब बहुत नीचे की तरफ गई थी, 22 के करीब जा चुकी थी 14 मार्च के दिन, सॉरी 4 मार्च के दिन। फिर 50 कब क्रॉस किया उसने, हमने देखा 18 मार्च के दिन उसने डे टाइम फ्रेम में 50 को क्रॉस किया। वहां से आप देख लीजिए कितना डिसाइसिव मूव है। सेम थिंग अवरली टाइम फ्रेम में आपको लेके जाता हूं, वहां पर 20 के नीचे कब गई थी, आप देख रहे हो 28/2 को 20 के नीचे गई थी वो। उसके बाद हमने देखा 50 के ऊपर कब आई, वो आई 5 तारीख को आई, 5 मार्च को। उसके बाद की 3 कैंडल आप देख लीजिए कितनी बड़ी बन चुकी। यहाँ पर आप देखिए बहुत 84 85 हो चुकी थी 24 मार्च को। अब यहाँ पर 50 के नीचे कब गई,
बार गई है बट सस्टेन नहीं हुई है, अभी 50 के नीचे है बट सस्टेन नहीं गई है। तो आरएसआई हमें क्या बता रही है कि भाई अगर अवरली टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो निफ्टी में नीचे के मूव होने के चांसेस ज्यादा। तो इस तरह से आरएसआई की मदद से भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट उतना पेशेंस रखना है कि वो हाई साइड के करीब जाके आए, लो साइड के करीब जाके आए, उसके बाद ट्रेड करना है। यहाँ पे आप देखो, आपको 5 मार्च के बाद ट्रेड करने का मौका बहुत कम मिला है, आपको पुट साइड पर ट्रेड करने का मौका अब जाके मिला है। तो उतने दिन ट्रेड नहीं करने का पेशेंस आपके अंदर जरूर से होना चाहिए। किसी भी स्ट्रेटेजी के वर्कआउट के लिए हमें पहले मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना है। मार्केट के ट्रेंड के लिए दो चीज है, हम चार्ट के जरिए भी देख सकते हैं, थियोरी के जरिए हम लिक्विडिटी, फॉरेन लिक्विडिटी, डोमेस्टिक लिक्विडिटी, हमारा पीयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो, और मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, और विदर एफ एंड ओ पोजिशन एफआई की क्या है, और चार्ट की मदद से हम ट्रेंड हायर हाई हायर लो की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे। दो कैंडल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हायर हाई में क्या होगा, जो प्रीवियस डे का जो हाई या क्लोज है उसके नीचे मार्केट ने अगर क्लोज या फिर लो नहीं लगाया है, उसके ऊपर हाई के करीब क्लोज दिया है, तो वो अप ट्रेंड बन जाएगा। लोअर लो में ये होगा कि प्रीवियस डे के लो के करीब मार्केट और क्लोज के करीब मार्केट ने हाई लगाया और डे के दो लो के करीब क्लोज लगाया, तो वो दो कैंडल की मदद से आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकोगे। मार्केट 5-7 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट होता है, उसके बाद एक बड़ा मूव जरूर से देता है, और उसी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पर ही हमें ऑप्शन बाय करके पैसा मिले। तो बस यही था हमारे एंड से, ज्यादा लंबा खिंच चुका है मैं जानता हूँ, बट आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करने के कारण ये सब हुआ है। क्वेश्चन आंसर अगर हम सिद्धार्थ जी ले सकें तो कोई बात नहीं, अगर व्यूअर्स चाहें तो। Sure. हाँ, I think audience we would look forward for questions. आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो वरुण। कोई क्वेश्चन रेज हैंड तो है? initially questions, I think the way it started, there were like options से profit कैसे करें और stop loss छोटा profit बड़ा हो. I think you have already covered the strategy, Yes. how we should go about. That largely has been covered. We'll wait for a few more minutes. If there are questions, people can ask. Right. Varun, few questions. RSI कौन से time frame पे trade करें? That's one question. Yeah. Alternately, RSI value, which one is the best for trading? In what range should really people look for? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, 20 और 80 हमें पकड़ के चलना है इंडेक्स के लिए। तो ज्यादातर इंडेक्स में ना 70 के करीब भी, 70-75 के करीब भी मार्केट ओवरबॉट हो ही जाता है और वहां से मूव वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टाइम फ्रेम, जैसे मैंने टाइम फ्रेम के बारे में आपको पहले भी बताया कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा पोजिशनल करना है, जैसे कि आपको बीटीएसटी करना है या 1-2 दिन के लिए पोजीशन बनानी है, तो आप अवर्ली टाइम फ्रेम में जा सकते हो। आपको एक लंबा ट्रेड लेना है, यानी कि 5-6 दिन का ट्रेड लेना है, तो फिर आप 1 डे टाइम फ्रेम में जा सकते हो। तो क्लियरली स्टिपुलेटेड है, इंट्राडे करना है तो 15 मिनट चाहिए, बीटीएसटी यानी कि 2 दिन का ट्रेड करना है तो अवर्ली है, और अगर 5-7 दिन वाला ट्रेड करना है तो फिर वो 1 डे चार्ट फ्रेम में जाना चाहिए। आरएसआई जैसा मैंने बोला, लोअर 20 है, हायर 80 है। जब वो वहां से रिवर्स करते हो तब हमको ट्रेड लेना है, और वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन ही जाती है मेरे हिसाब से तो मार्केट में। और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वाला थियरी भी और स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि हमने देखा कि ये अवरली चार्ट फ्रेम है, आप देख रहे हो कि अवरली में पिछले 10 आवर से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में है। देख लो कि ये वाले बार से अब तक मार्केट का रेंज फिक्स है। जैसा मैंने आपको बताया, ये कैंडल बना था 27 मार्च को, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है इसी रेंज में, और आरएसआई 47 चल रहा है। तो यहाँ पे जब मार्केट, मैं बोलूंगा कि आपका
23,440 450 के नीचे जाए, RSI भी आपको सपोर्ट करेगा, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन भी आपको सपोर्ट करेगा, आप पुट की पोजीशन बनाइएगा, आपको पैसा मिलेगा। सेम थिंग जब अगर आप 23,650 के ऊपर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, तो RSI भी, क्योंकि RSI भी उस वक्त 50 के ऊपर हो जाएगी, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तो दोनों स्ट्रेटेजी का कंफर्मेशन आ जाएगा, वहां से आपको 100 से 150 पॉइंट निफ्टी का बहुत जल्दी फास्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही फॉर्मूला स्ट्रेटेजी आप चार्ट पर इंप्लीमेंट करके डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेड को। ऑप्शन बाइंग जैसा मैंने पहले भी बोला, 250 दिन में से सिर्फ 50 दिन के लिए, तो उतना पेशेंस आपके लिए, आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग पेशेंट नहीं हो पाते, उसकी वजह से वो ट्रेड गवाते हैं। राइट, सेम लाइंस पे वरुण एक और क्वेश्चन था कि जो मॉर्निंग में ट्रेंड होता है वो बाद में नहीं दिखता है, तो ऐसे केसेस में क्या अप्रोच लेनी चाहिए ट्रेडर को? देखिए, एक दिन में जब मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, यानी कि 250 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो तुरंत मार्केट में उतना बड़ा मूव तो नहीं आएगा, आपको समझिए। गैप अप या गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट जरूर से होगा और उसके बाद मूव देगा, तो वो चीज आपको समझनी है। तो पेशेंस, मैंने बोला वही चीज है कि आपको पेशेंटली देखना है, ऑब्जर्व करना है, और जब आपको लगे कि ये डिसाइसिव है, यहाँ पे मैंने एक चीज और भी बोली सिद्धार्थ, मैंने बोला जब मार्केट उसके ऊपर जाके सस्टेन करे तब ट्रेड ले। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी का लेवल हमने 23,640 बोला, तो उसके ऊपर जाने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट सस्टेन करना चाहिए बोले। आपने विद इन दैट पीरियड देखा होगा, बहुत बार मार्केट ने 23,640 के ऊपर जाने की कोशिश की, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो लेवल्स छोड़ना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है चार्ट पर, उसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होता है कि लेवल्स को इंपॉर्टेंट देते हैं, और उसके चलते सिस्टम में, देखिए, बड़ी मछली तालाब में, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये रियलिटी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सच्चाई है। बड़े अल्गो ट्रेडर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, उनके पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल होता है, उसकी मदद से वो जानते हैं कि आपका एसएल कहाँ पर है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो हमने देखा था ना, स्पाइक्स आते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है बट सस्टेन नहीं करता, तो वो स्पाइक उस एसएल रखने वालों के लिए होता है, जो वो मार्केट के सर्टेन लेवल को एसएल रख के बैठ जाए। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं, और समझिए, मैं जब रिकमेंडेशन दूंगा आपको, तब मैं भी, मुझे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमें एज पर द रूल आपको नंबर देना होता है। हम ये नहीं बोल सकते आपको कि आप चार्ट में 5 मिनट ये देख लो, वो नहीं बोल सकते, तो आपको नंबर देना होता है एज पर द रूल, इसलिए हम आपको नंबर देते हैं। बट आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको लेवल सस्टेन करता है कि नहीं वो दिखना इंपॉर्टेंट। लेवल सस्टेन करता है नीचे के लेवल पर, एज ए स्टॉप लॉस भी आपको वो चीज देखनी है कि जो लेवल आपने एज ए स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई किया है, वो लेवल अगर वो 5 मिनट से ज्यादा सस्टेन करता है, तब आप अपनी पोजीशन से निकले, एसएल हिट हो। उससे पहले अगर आप हिट हो जाओगे, तो ये चीज जो बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, क्या होता है आपके एसएल को, और ज्यादातर लोगों को ये होता है, सर हमारा एसएल हिट हो जाता है, आप देखोगे ना तो लोग बोलेंगे कि सर हमारा एसएल हिट होने के बाद मार्केट रिवर्स कर गया, और उसके चलते हमने फिर से रिवेंज ट्रेडिंग कर ली। तो ये, इसका जो सॉल्यूशन है ये यही है कि चार्ट पर वो चीज जो आई है, लो आया हो या हाई आया हो, वो सस्टेन करता है कि नहीं करता है। 5 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा सस्टेन करेगा, तभी वो ओरिजिनल माना जाएगा, अदरवाइज वो ओरिजिनल। Okay. I think there are some questions on specific strategies, head and shoulder वगैरह के लिए, पर I think वो बहुत ही स्पेसिफिक उस पे जाएगा। यशपाल, I would suggest maybe आप वरुण से टच में आके and then get your question cleared. Yeah, I think आप, एक और क्वेश्चन था इंट्राडे में मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करें, तो दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर लास्ट आंसर। और मैं बताना चाहूंगा पंकज जी, देखिए समझिए, इंट्राडे में आपको ट्रेंड इंट्राडे में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर तौर पर डे टाइम फ्रेम में जानने के बाद ही हमें ट्रेंड मिलेगा। तो जब हमें डे टाइम फ्रेम में 2 कैंडल की मदद से ये आइडेंटिफाई कर दिया कि अब हायर हाई यानी कि अपवर्ड ट्रेंड है, लोअर लो यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट ज्यादातर तौर पर उसी हिसाब से वर्क करता है इंट्राडे में।
तो वहां पर क्या होता है कि अगर इंट्राडे में समहाउ मार्केट लोअर लो हो गया कि डाउन ट्रेंड वाला मार्केट है, मार्केट थोड़ा ऊपर भी आए तो इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट नॉट कॉल। तो वहां पर चीज, और ये स्ट्रेटेजी आप ऐसा बोलोगे सर ये स्ट्रेटेजी से 100% सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये स्ट्रेटेजी आप 10 ट्रेड लोगे हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो वो फेक है और फ्रॉड है, आप समझ के चलो। स्ट्रेटेजीज थ्रू आउट द पीरियड 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। उनका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जहां पर वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है, कोई पीरियड में सक्सेसफुल नहीं होती है। बट एवरेज सक्सेस रेशियो 60% 50% से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो स्ट्रेटेजी काम करती है। और ये स्ट्रेटेजी टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजीज है। पिछले कई सालों से मैं ये स्ट्रेटेजी पर फोकस करता हूँ, उसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, और उसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर सक्सेस रेशियो, अगर आप पेशेंसली ऑब्जर्व करके जिस हिसाब से मैंने बोला है उस हिसाब से अगर उसमें ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस रेशियो 60% 50% के अराउंड अराउंड आएगा, और वहां पर आपका ओवरऑल पैसा। Right. Varun, one last question. I think let's cover that. When does the theta decay happen most? Morning, midday, or closing session? देखिए ज्यादातर तौर पर थीटा जो है पर डे का जो थीटा होता है ना वो दोपहर 2 बजे के बाद ज्यादा एक्टिवली काम करता है। तो अगर एक्सपायरी के दिन नहीं है, एक्सपायरी का दिन नहीं है, उससे आगे का दिन नहीं है, तो थीटा ज्यादातर 2 बजे के बाद बहुत जल्दी आपको देखने को ऑप्शन प्राइस में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक्सपायरी वाले दिन तो सुबह से होता है, और उसके अगले दिन भी उसका थीटा दोपहर 2 बजे दोपहर 12 बजे से ज्यादा एक्टिवली इम्पैक्ट ऑप्शन प्राइस पर डालना शुरू हो जाता है। तो देखिए जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई ना, जो डेल्टा ड्रिफ्टिंग के बारे में मैंने आपको बोला था, गामा की मदद से हम ये जज कर पाते हैं कि डेल्टा कितना जल्दी चेंज हो जाएगा, और जो डेल्टा ड्रिफ्ट होएगा यानी कि जो आज आउट द मनी है जब वो एट द मनी बनेगा तब डेल्टा क्या हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा ड्रिफ्टिंग। और जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वाला जो हमारा जो थियरी है वो उसके ऊपर ही काम। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है आपको क्या चूज करना है, जैसा मैंने बोला इट्स अप टू यू, आपको कौन सा स्टाइल लेना है, आपको इन द मनी लेना है, एट द मनी लेना है, आउट द मनी लेना है। तीनों में क्या होगा आपका, आप समझ लीजिए इन द मनी में आपका परसेंटेज प्रॉफिट कम होगा, एट द मनी में ज्यादा होगा कंपेयर टू इन द मनी। आउट द मनी में आप जाओगे, बहुत आउट द मनी नहीं जाना है, यानी कि एट द मनी से ज्यादा 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर एट द मनी से अगर आप जाओगे, उसको एट द मनी ही बोल सकते हैं, आउट द मनी तो नहीं बोलना चाहिए। वहां पर आप चूज करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस बनेंगे ये स्ट्रेटेजीज के। तो इट्स अप टू यू, अब स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है वो मैं आपके ऊपर, आपकी डिस्क्रिशनरी डिसीजन पर छोड़ता हूँ। बट ये होगा प्रॉफिट का ये चीज, क्योंकि डेल्टा चेंज होगा उसके चलते ऑप्शन के प्राइसेस में जो अप आएगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको एट द मनी से ज्यादा 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाले ऑप्शंस पे दिखने को मिले। Yeah, I think Varun, we are done with the questions at least. Yeah, so thank you for the time. I think very informative session. Apart from learning the concept, I think the importance on the risk management and the trade discipline, I think that is must for anyone who's getting into this. So I hope all of us get that part and become a more disciplined trader. Yeah, that's it. Yeah, thank you, Varun. और आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना संडे के दिन हमारे लिए वक्त निकाला और आप सब जो आए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग आए हैं प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस वेबिनार और हमारे जो टीचिंग के रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस है वो आप जरूर से शेयर करें हमारे साथ। फीडबैक के लिए सिद्धार्थ मैं चाहूंगा हम एक फॉर्म वगैरह बनाएं और सभी को भेजें, और हो सके तो वो होगा तो हमारे फीडबैक पर ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, हमें इम्प्रूव करने का मौका भी मिलेगा अगर हम कहीं पर लैग कर रहे हैं तो। और अगर आप इस कंसेप्ट के थ्रू जो आपने आज लर्न किया है उसके थ्रू अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो
तो भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप हमें जरूर से शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा अच्छा हो। और ये जो लर्निंग है हम थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट हमारी जो जर्नी है उस सभी लोगों को शेयर करते रहें, जिसके कारण लोग अच्छे ट्रेडर बन पाए। और जो सेबी का जो रिपोर्ट में जो रेशियो है ना 90% वाला, उसमें ज्यादातर रिटेल ही है, क्योंकि वो रिपोर्ट अगर आप डिटेल में पढ़ोगे वहां पे आपको दिखाई देगा कि जो 50,000 से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं वही लोग ज्यादा लॉस। रेशियो इस लर्निंग के जरिए हम चाहते हैं कि कम आने वाली रिपोर्ट में वो रेशियो और कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बना सके। उसकी कोशिश में आप हमारी मदद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Sure, sir. आपका लिए Thank you, Varun. Thank you everyone for joining.